खैर, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात चल रही थी, ठीक है जी। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर सबसे पहले शुरुआती बातें कर ली थी हम लोगों ने कि एक कॉन्ट्रैक्ट बनता कैसे है। कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए काफ़ी सारी वैलिड चीज़ें चाहिए होती हैं, वो प्रोसेस वाइज हमें ऑफर चाहिए, एक्सेप्टेंस चाहिए, प्रॉमिस बनेगा, उसके साथ कंसिडरेशन मिक्स होगी तभी तो एग्रीमेंट बनेगा। और कुछ एग्रीमेंट एनफोर्सेबल हैं और कुछ नहीं हैं। अगर किसी भी इलीगल एक्टिविटी का एग्रीमेंट बनाने की कोशिश करेंगे वो एनफोर्सेबल नहीं होगा। किसी भी सोशल बातें कि मैं बर्थडे पार्टी में आ जाऊंगा, पार्टी को अटेंड कर लूंगा, इस तरह का वादा अगर किया गया है तो वो भी बेसिकली एनफोर्सेबल नहीं है। यानी इन शॉर्ट, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप होना चाहिए। अगर पार्टीज की इंटेंशन नहीं है इनिशियली लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने की तो ऐसे में एनफोर्सेबल नहीं रहेगी हमारी चीज़। तो इस तरह की बेसिक बातें कर ली थी, साथ में एक ये वाला टॉपिक बोल दिया था कि व्हाट आर द वेरियस एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ पार्टनर ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो ये वाली बातें कर ली थी हम लोगों ने। अब सबसे पहले तो ये जो व्हाट आर द वेरियस एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, तो उन्हीं को ही वन बाय वन एक बार थोड़े अच्छे तरीके से रीड करते हैं, जिससे कि बातें काफ़ी हद तक और ज़्यादा क्लियर आपको होती चली जाएंगी। और इसके अलावा एक डिफरेंट टॉपिक जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस यूनिट नंबर 1 का, कि टाइप ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, कि आज की डेट में कितने तरह के कॉन्ट्रैक्ट बोल सकते हैं हम, तो ये वाली बातें करेंगे वो दूसरे हिस्से में। तो सबसे पहले तो रीडिंग की बातें करते हैं। ये जो वेरियस एसेंशियल एलिमेंट वाली बात है, इसको जरा रीड करते हैं थोड़ा डेप्थ में, जिससे कि आपकी और भी नए नए कंक्लूजन्स बनेंगे। क्या क्या बनेंगे आओ जरा देखते हैं। व्हाट आर द वेरियस एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए ये बात हम जानते हैं कि सबसे पहले कुछ एक बातें इन्होंने यहाँ पर सेक्शन नंबर 10 के अंदर दी थी, और कुछ बातें स्पेसिफिकली सेक्शन नंबर 10 के अंदर नहीं दी हैं, लेकिन वो भी इंपॉर्टेंट तो हैं कि दो पार्टी होनी चाहिए, इंटेंशन होनी चाहिए, लीगल फॉर्मेलिटी अगर किसी दूसरे कानून की होगी तो वो भी फुलफिल करनी पड़ेगी, मीनिंग आपका एकदम सर्टेन होना चाहिए और परफॉर्मेंस पॉसिबल होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि जादू से मैं 1 लाख रुपए बना दूंगा, तो इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए, इम्पॉसिबल हैं। तो सबसे पहले तो यहीं से ही बातें शुरू कर देते हैं कि सबसे पहले कम से कम दो पार्टी होनी चाहिए, ठीक है जी। ये तो काफ़ी ज़्यादा आसानी ही है कि वन कैन नॉट कॉन्ट्रैक्ट विद हिमसेल्फ। एक इंसान खुद ही अपने साथ में कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है, ऑब्वियसली नहीं कर सकता है। कैसे करेगा? बहुत बेसिक बात है कि एटलीस्ट दो पार्टी जरूर होनी चाहिए। जहां यहाँ मिनिमम दो पार्टीज क्यों बोली जा रही हैं, तो ऑब्वियसली हमने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए सबसे शुरुआत में ऑफर और एक्सेप्टेंस होगी। क्या ऑफर और एक्सेप्टेंस सेम इंसान ही दे देगा? तो ऑब्वियसली नहीं। तो कम से कम दो लोग जरूर होने चाहिए, जहां एक इंसान का काम है ऑफर देना, किसी दूसरे का काम है उसी ही ऑफर को एक्सेप्टेंस देना, सहमति देना। तो ये वाली बातें हैं। तो ठीक है जी, ये तो काफी ज्यादा आसान सी बेसिक बात है। इसके अलावा पॉइंट नंबर 2, कि पार्टी की इंटेंशंस जो कि है, पार्टी मस्ट इंटेंड टू क्रिएट ए लीगल रिलेशनशिप। अगर कहीं भी इस तरह की बातें होंगी कि हाँ आपकी इंटेंशन ही नहीं है जो कि है लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने की, तो वो चीज़ें आगे चलकर कॉन्ट्रैक्ट की स्टेज तक नहीं पहुंच पाएंगी। जैसे जितने भी सोशल और डोमेस्टिक टाइप ऑफ एग्रीमेंट है, और यहाँ पर एग्रीमेंट शब्द का मतलब है क्या? पार्टीज का एग्री होना, पार्टीज की सहमति बन जाना किसी भी एक कॉमन मैटर पे। तो अगर सोशल या डोमेस्टिक टाइप की चीजें होंगी तो वो कोर्ट के अंदर एनफोर्सेबल नहीं रहेंगी। हेंस दे डू नॉट रिजल्ट इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। जैसे आमतौर पर यहां पर बोला जा रहा है कि अगर एक हस्बैंड एग्री हो गया है अपनी वाइफ को सर्टेन अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस पे करने के लिए एवरी मंथ वाइल ही वाज अब्रोड, जब वो बाहर है, तो हस्बैंड अगर फेल टू पे द प्रॉमिस अमाउंट और वाइफ ने बाद में स्यू कर दिया फॉर द रिकवरी ऑफ द अमाउंट, हेंस इन दिस केस वाइफ कुड नॉट रिकवर एज इट वाज अ सोशल एग्रीमेंट। अब देखिए बातें बहुत अलग हैं, ध्यान रखिएगा। अगर बाई चांस तरह का मेंटेनेंस का खर्चा डाइवोर्स के बाद या ड्यूरिंग द डाइवोर्स प्रोसीडिंग वादा किया जाए, तो तब तो हम बोलेंगे कि इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप है। लेकिन ये तो नॉर्मल सिनेरियो है, बाहर रहता है, ठीक है जी, जो हस्बैंड है, और उसने रैंडमली वादा कर दिया होगा कि हाँ ठीक है जी मैं हर महीने आपको पैसा भेज दिया करूंगा। उस दौरान तो उसका ऐसा कुछ नहीं होगा कि हाँ बाई चांस अगर मैं पैसा भेजने में असमर्थ रहा तो मेरे खिलाफ केस फाइल हो जाएगा। तो उसने ऐसा सपने में भी नहीं सोचा होगा। वाइफ ने तो कर दिया, बट प्रोसीड कर नहीं पाएंगे क्योंकि इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप नहीं है। डाइवोर्स के दौरान ऑब्वियसली वहां पर तो बातें हमारी अलग तरीके से चलेंगी, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अब जैसे ये कि मिस्टर लेखपाल, उन्होंने प्रॉमिस कर दिया कि मैं 5 लाख रुपए दूंगा अपने बेटे को अगर बेटे ने पास कर लिया सीए का एग्जाम, और ऑन पासिंग द एग्जाम सन ने क्लेम किया कि भैया दो मुझे मेरे 5 लाख रुपए। बट अगेन
कि ये तो घर की बातें हैं, डोमेस्टिक बातें हैं, सोशल बातें हैं, कोई भी इस तरह का जो चीज़ें हैं वो कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी में नहीं फॉल करने वाली। ऐसी एक और एग्जांपल दिया हुआ है, पढ़ सकते हैं हम। इसके अलावा पॉइंट नंबर 3 कि अदर फॉर्मेलिटीज वो भी आपको कंप्लाई करनी पड़ेंगी इन अ सर्टेन केसेस। जैसे कि एग्जांपल के लिए लास्ट टाइम भी हमने लिया था कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो बात बोल रहा है कि ओरल भी बातें चलेंगी, रिटन भी चलेंगी, दोनों इक्वल वैलिडिटी हैं। लेकिन कुछ मैटर्स ऐसे हो जाते हैं जहां पर कोई दूसरा कानून भी कुछ और बात बोल देता है। एग्जाम्पल के लिए हमने कहा था जैसे जमीन के जितने भी मुद्दे होते हैं, सेल एंड परचेज ऑफ अ लैंड, फ्लैट, बिल्डिंग, रियल एस्टेट की ये जो ट्रांजेक्शन्स होती हैं, तो क्या ये एक तरह के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं? यस होते हैं। क्या इन पे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लगता है? बिल्कुल लगता है। ये तो ओरल और रिटन दोनों करने को अलाउ कर देता है। बट उन्हीं जमीन के मुद्दों पर एक दूसरा एक्ट भी लगता है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, जो बाद में कभी पढ़ने को मिल सकता है। बाकी सीए ही करेंगे तो नहीं पढ़ने को मिलेगा कभी भी। तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट भी आपका अप्लाई हो जाता है, जो तो कहता है कि डेफिनेटली जो आपका डीड है, जो आपका डॉक्यूमेंट है, वो राइटिंग में ही होना चाहिए, और कुछ और भी कंडीशंस। तो मुद्दे की बात, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बातें लिखी हैं वो ही आपको फुलफिल नहीं करनी, बल्कि अदर फॉर्मेलिटीज जो मेंशन होंगे किसी दूसरे कानून में, अगर वो भी आपके ऊपर लागू हो रहा है तो वो भी आपको फुलफिल जरूर करनी है। तो लिखा हुआ है कि ये कॉन्ट्रैक्ट वैसे देखा जाए तो मे बी रिटन, मे बी स्पोकन, बट एज टू लीगल इफेक्ट, यानी लीगल इफेक्ट्स के हिसाब से देखा जाए तो कोई अंतर नहीं है। देर इज नो डिफरेंस बिटवीन ए रिटन कॉन्ट्रैक्ट एंड ए कॉन्ट्रैक्ट मेड बाय वर्ड ऑफ माउथ, यानी ओरल। ये तो इक्वल वैलिडिटी देता है। वो बात अलग है कि हाँ, रिटन कॉन्ट्रैक्ट को प्रूव करना आसान काम रहेगा और ओरल कॉन्ट्रैक्ट को प्रूव करना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। लेकिन अगेन कि इन अ सर्टेन कॉन्ट्रैक्ट, किसी तरह के खास कॉन्ट्रैक्ट के केस में सम अदर फॉर्मेलिटीज भी हो सकती हैं और वो भी आपको जरूर कंप्लाई करनी है। जैसे कि यहां पर इन्होंने लिखा हुआ है कि एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस क्या होता है? ऑब्वियसली जो हम इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस लेते हैं, जिसके तहत हम इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते हैं, और उनकी जिम्मेदारी है कि दुर्घटना के केस में, या अगर हेल्थ इंश्योरेंस लिया है तो हॉस्पिटलाइजेशन के केस में वो हमें बकायदा क्लेम देंगे। तो दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस। तो ये बिल्कुल भी वैलिड नहीं होगा जब तक कि ये रिटन में नहीं होगा, एक्सेप्ट एज ए रिटन कॉन्ट्रैक्ट। तो यानी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस डेफिनेटली पक्की बात है कि रिटन में ही होना चाहिए, और होता भी है। क्या होता है? बिल्कुल होता है। जैसे ही हम प्रीमियम भर देते हैं तो वहां से एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट बन के आता है, और वो ऑब्वियसली रिटर्न में ही आता है। तो वो कोई ऐसा तो नहीं है कि ओरली आपको बोल देते हैं कि ठीक है जी, ओके, आप इतना इतना प्रीमियम भर दो, आप इतना इतना प्रीमियम भर दो और पैसा हम आपको दे देंगे। खाली ओरल बात नहीं होती, बकायदा कानून में लिखा हुआ है। इंश्योरेंस का भी अपने आप में अलग एक कानून बना हुआ है। तो अदर फॉर्मेलिटीज भी आपको फुलफिल करनी होती है, ये वाली बातें हैं। इसके अलावा सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग, मीनिंग सर्टेन होना चाहिए, वेग नहीं होना चाहिए। क्या लिखा हुआ है? मस्ट बी सर्टेन। कैसा होना चाहिए? सर्टेन होना चाहिए। कैसा नहीं होना चाहिए? वेग नहीं होना चाहिए। इनडेफिनेट नहीं होना चाहिए। इनडेफिनेट का मतलब जिसका मीनिंग डेफिनेट ना हो, जिसका मीनिंग एग्जैक्ट ना हो, तो वो होता है इनडेफिनेट। वेग का मतलब क्या होता है? लैंग्वेज क्लियर ना होना। तो वेग उम्मीद करता हूं आप लोगों के लिए नया शब्द होगा कुछ हद तक। तो वेग नहीं होनी चाहिए लैंग्वेज। बाकी ये आमतौर पे एक नॉर्मल इंग्लिश का वर्ड है, तो वैसे भी पता होना चाहिए। तो वेग लैंग्वेज यूज नहीं करनी चाहिए कभी भी नॉर्मल कन्वर्सेशंस में, और कॉन्ट्रैक्ट में तो डेफिनेटली नहीं। जैसे कि एग्जांपल के पॉइंट ऑफ व्यू से कि ए एग्री हो गया बी को कि मैं 100 टन ऑफ ऑयल बेच दूंगा। कौन सा ऑयल? ये तो बताया नहीं। अब कोकोनट ऑयल या मस्टर्ड ऑयल या रिफाइंड ऑयल, सोयाबीन ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, ऑयल तो बहुत सारे होते हैं ऑब्वियसली, ठीक है जी, है ना। पेट्रोल, हाँ सही बात है, उसको भी ऑयल पुकार देते हैं हम, सही बात है। तो बेसिकली कौन सा ऑयल, तो क्योंकि व्हाट काइंड ऑफ ऑयल वो बताया ही नहीं गया है, तो यहाँ पर सर्टेनिटी नहीं है, तो ये भी एक वैलिड वैलिड बात नहीं रहेगी। अब और जो हमने वो कार वाला एग्जांपल लिया था कि मेरे पास 2 गाड़ियां हैं, मैंने बस बोल दिया कि मैं अपनी गाड़ी बेच रहा हूँ, तो वो भी आपकी अगेन इसी ही कैटेगरी में फॉल करेगा। पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस जरूर होनी चाहिए एट द टाइम ऑफ मेकिंग एग्रीमेंट। यहां मेन मुद्दे की बात, एट द टाइम ऑफ मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट, जब आप कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं उस वक्त पे वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने लायक होना चाहिए। बाद में तो कुछ भी हो सकता है। जैसे बाद में का क्या मतलब हुआ? बाद में का मतलब हुआ, फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूं कि हाँ भाई मैं अपना मकान बेच दूंगा, मैंने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, मेरा मकान बकायदा एक स्पेसिफिक जगह पर है और मैंने मेंशन करके भी बता दिया कि उस गली में उस पर्टिकुलर एड्रेस पे उस वाले मकान की बात कर रहा हूं मैं, यानी सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग तो है। मैंने एक दाम भी बताया, मैंने ऑफर दिया, सामने वाले ने सहमति प्रकट की, सब कुछ रहा, ऑफर भी है, एक्सेप्टेंस भी है, प्रॉमिस भी हुआ, कंसिडरेशन भी हुआ, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन गया।
लेकिन मैंने कहा था कि मैं लगभग लगभग 20 दिन बाद एग्जीक्यूट करूंगा इस चीज को। उसने कहा ओके डन। लेकिन 20 दिन से पहले ही 10 दिन हुए थे, कुछ हो गया। क्या हो गया? या तो आग लग गई या तो आग लग गई या फिर अर्थक्वेक आ गया, जिस कारण से मेरा जो सब्जेक्ट मैटर था कॉन्ट्रैक्ट का वो बर्बाद हो गया। तो यहां पर कॉन्ट्रैक्ट बनाते वक्त तो कोई दिक्कत नहीं थी। क्या पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस था? हाँ था। उस वक्त तो क्या वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बना? हाँ बना। ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था। हालांकि आगे चलकर ऑब्वियसली जब सब्जेक्ट मैटर ही बर्बाद हो चुका है तो ऑब्वियसली बाद में चलकर वही वैलिड कॉन्ट्रैक्ट जो क्या है पहले कभी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था वो वॉइड बन जाएगा, इनवैलिड बन जाएगा। क्या कल को बाद में फिर मतलब कानून क्या इस तरीके से चलता होगा कि भैया वादा किया था तुमने तो 20 दिन बाद मकान बेचने को, अब चाहे मकान बर्बाद हो गया हो, जल गया हो, खाक हो गया हो, कुछ भी हो गया हो, अब तो आपने वादा किया था तो अब तुम बनाओ मकान, दोबारा बनाओ, बना के और बेचो इसे तो क्या कानून ऐसे चलता होगा? तो ऑब्वियसली नहीं। एक तो उसका बेचारे का घर बर्बाद हो गया है ना, बिक के इतना सारा पैसा आना था, ऊपर से फिर उसके ऊपर ऐसी तो रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं डालता होगा कानून की, ठीक है तुमने वादा किया था तो निभाओगे तो जरूर। वादा किया था घर बेचने का तो बेचोगे, तो जब है ही नहीं घर तो कहां से बेचे बेचारा? जो चीज वो पोजेस करता है वही तो बेच सकता है, अब वो बर्बाद ही हो गई, एक तो वैसे ही नुकसान हो गया, तो ऑब्वियसली उसके ऊपर कोई ओब्लिगेशन कानून की तरफ से नहीं रहती, बल्कि क्या होती है, यही रहती है कि जो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बना था जिसके तहत आपके ऊपर कानूनी ओब्लिगेशंस थी परफॉर्म करने की उस कॉन्ट्रैक्ट को, तो वो बाद में जैसे ही सब्जेक्ट मैटर बर्बाद हो गया तो सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस होने की वजह से अब कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। किसी भी पार्टी के ऊपर अब फर्दर ऑब्लिगेशन नहीं रहेंगी, ना तो बेचने वाले के ऊपर बेचने की ऑब्लिगेशन है कानून की तरफ से, ना ही खरीदने वाले की तरफ से पेमेंट की ऑब्लिगेशन है कानून की तरफ से, यानी कानून की दृष्टि में ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया। तो एक चीज होती है सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी हो जाना, एक चीज होती है कॉन्ट्रैक्ट बनते वक्त क्या हिसाब किताब है। और यहां पर ये बात बोल रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट बनते वक्त चीज पॉसिबल होनी चाहिए। आप इम्पॉसिबल चीजों के कॉन्ट्रैक्ट अगर बनाने की कोशिश करेंगे तो वही क्या इनवैलिड हो जाएंगे, वॉइड हो जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट बनेंगे तक नहीं, कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं बनेगा, इनिशियली कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं बनेगा। और इम्पॉसिबल चीजें क्या, वही कि चांद सितारे तोड़ के लाऊंगा ऐसे करके बातें, या फिर जादू से पैसा क्रिएट कर दूंगा, इस तरह की वाहियात बातें की बातें चल रही हैं। तो टर्म्स ऑफ द एग्रीमेंट शुड बी कैपेबल ऑफ अ परफॉर्मेंस, जो आप बातें बोल रही हो वो कैपेबल होनी चाहिए, इस योग्य होनी चाहिए कि वो परफॉर्म की जा सके। एन एग्रीमेंट टू डू एन इम्पॉसिबल इन इट सेल्फ कैन नॉट बी एनफोर्स, वो एनफोर्स नहीं किया जा सकता। जैसे ए ने वादा किया कि जादू से खजाना ढूंढ के लाएंगे, तो नहीं होगा जी, नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ एन एग्रीमेंट नहीं है। इसके अलावा कुछ एक सेक्शन 10 के अंदर जो हमारी कंडीशंस दी हुई हैं एसेंशियल एलिमेंट्स की, तो वो भी हैं, जरा अब उनके बारे में ध्यान ध्यान से सुन लेते हैं, तो काफी ज्यादा आसान है। ऑफर भी होना चाहिए और उस ऑफर की एक्सेप्टेंस भी जरूर होनी चाहिए। बिना ऑफर के काम नहीं चलेगा, बिना एक्सेप्टेंस के काम नहीं चलेगा, ठीक है जी। तो दोनों ही चीजें होनी चाहिए। और डेफिनेशंस वाइज भी हम बात जानते हैं कि ऑफर क्या होता है, किसी चीज को करने की इच्छा जाहिर करना या किसी काम को ना करने की इच्छा जाहिर करना। तो इच्छा जाहिर करना मतलब विलिंगनेस, किसी काम को करना मतलब टू डू, किसी काम को ना करना मतलब एब्सटेन फ्रॉम डूइंग दैट थिंग। तो ये वाली बात। और ऑब्वियसली एक्सेप्टेंस का मतलब क्या कहा था हमने कि जो ओरिजिनल ऑफर है उसमें जैसे ही हम सिग्निफाई कर देते हैं अपनी एसेंट, एसेंट मतलब मंजूरी, तो तुरंत वो ऑफर एक्सेप्टेड कहलाता है। और जैसे ही वो ऑफर एक्सेप्टेड कहलाता है तो वो तुरंत वादा बन जाता है, प्रॉमिस बन जाता है। तो इसी तरह की बातें इन्होंने यहाँ पर लिखी हुई हैं, ये पढ़ी हुई है हमने। प्री कंसेंट होनी चाहिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है भैया, ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब हमने कहा था कि कंसेंट का होना जरूरी है, कंसेंट मतलब एक तरह की सहमति, एक तरह की मंजूरी, लेकिन वो फ्री होनी चाहिए। फ्री मतलब किसी दबाव में नहीं होनी चाहिए, है ना, वो कनपट्टी पे बंदूक वाली बातें नहीं होनी चाहिए। और इसके अलावा भी किसी भी तरह का और दबाव भी नहीं होना चाहिए। अब किसी और तरह का दबाव का क्या मतलब हुआ, तो बेसिकली प्रेशर नहीं होना चाहिए, बस ये वाली बात कर रहे हैं। इसमें एग्जाम्पल वाइज बातें आती हैं, जरा सुनते हैं। सबसे पहले तो फ्री कंसेंट का मतलब क्या है, तो जब दो या दो से ज्यादा लोग आर सेट टू बी इन अ कंसेंट, उन्हें कंसेंट में हम तब कहेंगे जब वो एग्री हो रहे हैं अपॉन द सेम थिंग इन अ सेम सेंस। ये बड़े इंपॉर्टेंट वर्ड हो गए हमारे कि वो सेम बात पर सेम तरह से एग्री हो रहे हैं। अब जैसे अगर कभी भी अगर कहीं भी कोई एक बिजनेसमैन है, ठीक है जी, वो अपना सामान, ऑब्वियसली बिजनेसमैन का काम है सामान बेचना, तो वो तो सामान बेचने की कोशिश करता ही करता है, सही बात है। हाँ, वो अपना कोई कंप्यूटर सिस्टम बेच रहा है और बेचते वक्त उसे पता है कि इस कंप्यूटर सिस्टम में कुछ खामियां हैं,
है, लैग करता है बहुत ज़्यादा है ये, और पता नहीं क्यों चलते चलते तो कई बार पता नहीं अचानक से स्क्रीन बंद हो जाती है इसकी। बट बेचते वक्त कस्टमर ने पूछा, क्या पूछा कि हाँ सब सही है ना, बढ़िया चलता है ये, बहुत बढ़िया चलता है कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखो ध्यान रखिएगा, लो कुछ किस तरह से चलता है, कुछ इस तरह से कि एक बिजनेसमैन का काम है अपने प्रोडक्ट की खामियां छुपाना, है काम उसका या नहीं? हाँ बिल्कुल। तो प्रोडक्ट की खामियां छुपाना उसका काम है, लेकिन झूठ बोलना तो आपका काम नहीं है ना भाई। अगर आप अपने प्रोडक्ट की कुछ खामियां छुपा रहे हो मतलब बता नहीं रहे हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, आपका काम है, हर कोई यही करता है, कोई बात नहीं। लेकिन कस्टमर किसी एक मैटर के बारे में पूछ रहा है अगर, और अगर आप झूठ बोल रहे हो वो भी सिर्फ इसलिए कि हाँ जिससे कि मेरा प्रोडक्ट बिक जाए, तो फिर तो नहीं छोड़ेंगे। झूठ बोलना तो बर्दाश्त नहीं करेंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो भाई चुप रहोगे तो ठीक है, लेकिन झूठ बोलोगे तो नहीं छोड़ेंगे। तो इवन इसको फ्रॉड की कैटेगरी में कैटेगराइज करेंगे हम कि आप तो एक तरह का फ्रॉड कर रहे हो। फ्रॉड यही तो है, धोखा, किसी को डिसीव करना, धोखा देना, डिसीव करना होता है धोखा देना। वो धोखा देने का मतलब क्या होता है कि या तो आप एक्टिवली, काफी ज्यादा एक्टिवली कंसील कर रहे हो फैक्ट्स को, कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट, कंसीलमेंट मतलब एक्टिवली छुपा रहे हो, बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज को तो जरूर बताना चाहिए, कोई एक बहुत बड़ी चीज है और उस चीज को छुपा रहे हो। भाई छोटे मोटे डिफेक्ट चलते हैं आपके, ये थोड़ी ना कि जो उस प्रोडक्ट की यूटिलिटी है आप उस यूटिलिटी को ही पूरी तरह से छुपा रहे हो। फॉर एग्जाम्पल आप किसी, क्या, घोड़ा बेचने हैं, घोड़ा घोड़ा बेच रहा है कोई एक बिजनेसमैन, घोड़े बेचने का भी तो बिजनेस होता है। अब ओब्वियसली घोड़े की मेन यूटिलिटी क्या है, मतलब भाई आमतौर पे कोई खरीद रहा है तो पहला तो शौक के लिए खरीद रहा होगा, उसे एक तरह से अपना पेट बनाएगा, कभी कभार घुड़सवारी करेगा, ये वाली बातें, तो उसकी मेन यूटिलिटी यही है। लेकिन क्या आमतौर पे कोई भी अनसाउंड माइंड का हॉर्स, अनसाउंड माइंड मतलब वही है, उड़ा देगा बैठते के साथ ही, पास खड़े हो गए तो ले, ठीक है, उड़ा देगा लात मार देगा। तो मतलब ये तो काफी ज्यादा एक मेन चीज है कि भाई अगर घोड़ा अनसाउंड माइंड का है तो एक सेलर की वाकई में जिम्मेदारी बनती है कि उसे बोलना चाहिए, उसे बताना चाहिए कि ये थोड़ा तो गड़बड़ है भाई ठीक है। तो ये एक मेन चीज है, तो मेन चीज को छुपाना भी फ्रॉड है। छोटी मोटी चीजों को छुपा सकते हो आप, कोई बात नहीं, आप एक बिजनेसमैन हो, आपको भाई अपने प्रोडक्ट की सारी की सारी आप अच्छी बातें भी और बुरी बातें भी बता रहे हो, तो संत महात्मा हो गए तुम बिल्कुल ही। तो बिजनेस कर रहे हो, छोटी मोटी बातें छुपा सकते हो, मेन बात अगर कंसील की, छुपाई, वो भी फ्रॉड है। कोई बात झूठ बोली, वो भी फ्रॉड है। और अगर वाकई में ऐसा हुआ है, सपोज करो किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ऐसा हुआ है कि एक अनसाउंड माइंड का घोड़ा बेचा जा रहा है, बायर तो क्या सोच के खरीद रहा है उस चीज को कि मैं तो बढ़िया साउंड माइंड का घोड़ा खरीद रहा हूं, या कंप्यूटर बेचा जा रहा था तो ऑब्वियसली बायर तो क्या सोच रहा है, मैं तो एक बढ़िया कंप्यूटर सिस्टम खरीद रहा हूं। जबकि सेलर को क्या पता है, सेलर को पता है ये तो घटिया चीज है ये तो बहुत बेकार चीज है। तो क्या फ्री कंसेंट है? नहीं। क्यों? क्योंकि क्या वो एग्री हुए? हाँ। क्या ऑफर एक्सेप्टेंस हुई? हाँ। बट सेम चीज पर सेम सेंस में नहीं है। उसे पता है कि मैं एक बेकार चीज बेच रहा हूं और उसे लग रहा है कि मैं एक अच्छी चीज खरीद रहा हूं। तो कंसेंट तो है, लेकिन कंसेंट फ्री होनी चाहिए, और कंसेंट फ्री का मतलब है कि सेम बात पर सेम सेंस में सोच रहे हो वो लोग, तो सही है। अगर सेम बात पे सेम तरह से नहीं सोच रहे हैं, अलग अलग तरह से सोच रहे हैं, कारण कुछ भी हो सकता है, कारण फ्रॉड हो सकता है, कारण कोर्जियन, कोर्जियन क्या होता है, वही कनपट्टी पे बंदूक रखना, किसी को थ्रेटन करना। तो किसी को थ्रेटन करना कोर्जियन अगर होगा तो उस सिचुएशन में भी फिर वही बात आएगी कि सेम चीज पे सेम तरह से नहीं सोच रहे हैं, एक जबरदस्ती एक्वायर कर रहा है और दूसरा बेसिकली दबाव में आकर वो चीज दे रहा है। तो कुल मिला के हम कहते हैं कि फ्री कंसेंट होनी चाहिए, दे एग्री, उन्हें एग्री होना है सेम थिंग पर सेम सेंस में। अब लिखा हुआ है कि दिस कैन बी अंडरस्टूड एज आइडेंटिटी ऑफ माइंड। आइडेंटिटी वर्ड का मतलब क्या है यहां पर? सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी कि उनके दोनों के माइंड में सिमिलैरिटी होनी चाहिए, एक तरह से सोच रहे होने चाहिए वो लोग। अगर दोनों के दोनों कोर्जन नहीं है, कोई थ्रेटनिंग नहीं है, तो दोनों फ्री माइंड से चल रहे हैं। अगर कोई फ्रॉड नहीं है तो दोनों के दोनों अच्छा प्रोडक्ट बेच रहे हैं, अच्छा प्रोडक्ट खरीद रहे हैं। तो बेसिकली फ्रॉड नहीं होना चाहिए, कोई कोर्जन नहीं होना चाहिए, थ्रेटनिंग नहीं होनी चाहिए, आइडेंटिटी ऑफ माइंड होना चाहिए इन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टर्म। इस चीज को एक लैटिन भाषा का वर्ड दिया हुआ है, कंसेंसस एड आइटम। क्या ये इस तरह के वर्ड भी आपको याद रखने हैं? जी बिल्कुल। क्या बहुत सारे ऐसे वर्ड? नहीं, सी फाउंडेशन में तो कम है, बट कुछ कुछ आएंगे। यानी टोटल पूरे पूरे लॉ के अंदर अगर बात करूं तो बस कुछ 5-6 वर्ड हैं, 7-8 वर्ड हैं, तो इतने वर्ड तो कोई बहुत ज्यादा नहीं हुए। तो उनमें से एक है ये कंसेंसस एड आइटम। कई बार इवन इससे क्वेश्चन भी आने को आ सकता है कि एक्सप्लेन करो, लो 5 नंबर का क्वेश्चन, एक्सप्लेन करो कंसेंसस एड आइटम।
होता क्या है कंसेंसस एड आइटम, है तो यही कि फ्री कंसेंट होनी चाहिए, कि पार्टीज एक बात पर एक तरह से सोच रही होनी चाहिए, आइडेंटिटी ऑफ माइंड होना चाहिए। जैसा कि हम कहते हैं कि क्या आपको एग्जैक्ट लैंग्वेज टू लैंग्वेज याद करना है, नहीं, बट कीवर्ड जरूर आने चाहिए आपकी एक्सप्लेनेशन के अंदर। दे एग्री अपॉन द सेम थिंग इन अ सेम सेंस, पहली लाइन। आइडेंटिटी ऑफ माइंड, दूसरी बात। कंसेंसस आइटम, तीसरी बात। तो बेसिकली इन शब्दों का इस्तेमाल हमें अपनी एक्सप्लेनेशन के अंदर जरूर करना है जब कहीं भी फ्री कंसेंट को हम एक्सप्लेन कर रहे हों। आमतौर पे फ्री कंसेंट कब नहीं होती, फ्री कंसेंट कब नहीं होती, तो कंसेंट वुड बी कंसिडर्ड एज अ फ्री कंसेंट इफ इट इज नॉट कॉज्ड बाय, अगर ये इससे कॉज नहीं होगी। पहला, कोर्जन, कोर्जन मतलब किसी कनपटी पे बंदूक रख देना, किसी को असॉल्ट करना, किसी को थ्रेट करना, किसी को धमकी देना ही तो हुआ, है ना। किस चीज की धमकी देना, इस चीज की धमकी देना, क्या ये जान से मार दूंगा, हाँ, मतलब ये, और या तुम्हारी प्रॉपर्टी बर्बाद कर, तुम्हें बर्बाद करके रख दूंगा हर तरह से, ऐसे करके। तो किसी भी चीज की, इसकी भी डेफिनेशन पढ़नी है आगे चलकर कोर्जन की, कि कोर्जन के अंदर क्या क्या चीजें कवर होती हैं। इसके अलावा फ्रॉड, फ्रॉड किसी भी तरीके से फ्रॉड करना, फ्रॉड करना मतलब वही बातों को छुपाना, वो भी एक्टिवली, छोटी मोटी बात नहीं, मेन बात। बताओ घोड़ा बेच रहे हो, बावड़ा को घोड़ा बेच रहे हो, ठीक है, तो ये फ्रॉड होगा आपका, ध्यान रखिएगा। हाँ, छोटा मोटा कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो, ठीक है जी, कंप्यूटर सिस्टम बेच रहे हो, कंप्यूटर सिस्टम नीचे से टूटा हुआ था थोड़ा सा, अब इससे उसकी यूटिलिटी पे इतना फर्क नहीं पड़ेगा, ये चीज छुपा सकते हो आप, ये आपका काम है, सेलर की बल का काम है, मतलब एक अच्छा सेलर तो छुपा जाएगा इस तरह की बातों को, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो वो चीज फ्रॉड की कैटेगरी में नहीं आएगी, हाँ टूटा हुआ कंप्यूटर बेच दिया, फ्रॉड कर दिया तुमने, तो नहीं, ऐसे नहीं, ठीक है। हाँ, वो कंप्यूटर अगर काम ही नहीं करता, उसका जो मेन काम है काम करने का वो नहीं करता, और आप झूठ झूठ बोल के आपने बेच दिया, और फिर बाद में फिर वो वापस लेके आया तो कह रहे कि नहीं मैंने तो बेच दिया, मेरी बात खत्म हो गई, तो वो फ्रॉड होगा, वो फ्रॉड की कैटेगरी में आएगा। तो एक्टिवली कंसील करना, कोई बात झूठ बोलना, वो सब कुछ फ्रॉड होगा। इसके अलावा अनड्यू इन्फ्लुएंस, अनड्यू इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस का मतलब क्या होता है, किसी को प्रभावित करना, इन्फ्लुएंस का मतलब क्या होता है, किसी के ऊपर प्रभाव डालना। अनड्यू, ड्यू वर्ड का मतलब क्या होता है, ड्यू। अब देखिए, एक तो अकाउंट्स के अंदर हम ड्यू वर्ड बोलते हैं, वहां पर तो ड्यू का मतलब क्या होता है, आउटस्टैंडिंग की पेंडिंग है ना, बट ड्यू का मतलब कुछ और भी होता है। उनके ये तो नहीं सोचा था आज से पहले, अच्छा अच्छा, हाँ, करना, गूगल करना, पता लगेगा। ड्यू के जो डिफरेंट डिफरेंट सिनोनियम निकल के आएंगे, उसमें से ऑब्वियसली ड्यू का मतलब पेंडिंग, आउटस्टैंडिंग, वो भी आएगा। लेकिन ये भी आएगा कि अच्छा, पवित्र, फर्म, फर्म, फर्म क्या होता है, फर्म, FIRM, फर्म, क्योंकि फर्म तो जानते हैं पार्टनरशिप फर्म, फर्म का मतलब अच्छा भी होता है, तो इसलिए ही बोल रहा था, ड्यू का मतलब अच्छा, पवित्र, शुद्ध, ठीक है। हाँ, तो वही, अब ये दिक्कत तो इंग्लिश की है ना, एक वर्ड की एक से ज्यादा मीनिंग है, तो ड्यू का मतलब अच्छा, तो अनड्यू का मतलब समझ ही गए होगे, जो ना हो अच्छा, है ना, ना अच्छा, ना अच्छा नहीं मतलब अच्छा नहीं है, ठीक है, ना अच्छा तो कुछ नहीं होता खैर। तो अनड्यू इन्फ्लुएंस का मतलब, आप भाई आप जब किसी पे इन्फ्लुएंस करते हो, प्रभाव डालते हो, अच्छे प्रभाव भी डालते हो और गलत तरह से प्रभाव भी डालते हो। तो कई बार गलत तरीके से अगर प्रभाव डाल रही है कोई एक पार्टी दूसरे के ऊपर, तो तब उसको भी हम कहेंगे कि फ्री कंसेंट नहीं है। कब डाल सकती है गलत तरीके से प्रभाव, अगर कोई भी दो पार्टीज इस तरह की हैं कि वहां पर कोई एक पार्टी थोड़ी डोमिनेटिंग पार्टी है, डोमिनेटिंग पार्टी मतलब जैसे फॉर एग्जांपल फादर और सन, एक ऐसा रिलेशनशिप जो फिड्यूशियरी रिलेशनशिप है, फिड्यूशियरी मतलब ट्रस्ट की बातें हैं वहां पर। आमतौर पर एक पिता अगर अपने किसी बेटे को कोई बात बोल रहा है कि हाँ भाई ये चीज वहां से खरीद ले, बहुत बढ़िया है ना, वैसे तो ऑब्वियसली असल जिंदगी में कभी भी एक पिता अपने बेटे के लिए कुछ गलत तो नहीं सोचेगा, बट क्या रेयरली इस दुनिया में कोई पिता ऐसे हो सकते हैं जो इवन पैसे को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रही हो रेदर देन बेटा, तो क्यों नहीं, क्यों नहीं, हो सकता है, ठीक है, हो सकता तो है, रेयरली होगे बट ठीक है, हो तो सकता है। तो हो तो सकता है, तो उस सिचुएशन में क्या कई बार ऐसा हो जाता होगा कि हाँ भाई सन ने तो अपने पिताजी के ऊपर विश्वास कर कर कोई ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट कर दी, लेकिन पिताजी तो खेल खेल गए, है ना, वो चीज जितने की थी उसके मुकाबले बहुत महंगी खरीदवा दी उन्होंने, क्यों, कमीशन था उनका कुछ बीच में पैसा ले रहे थे वो भी, तो थी वो 50,000 की, बिकवा दी उन्होंने 5 लाख की,
और फादर बेटे ने तो ये सोचा कि अरे पिताजी कह रहे हैं तो शायद 5 लाख की ही होगी, उसने इंक्वायर नहीं किया मार्केट में उसके प्राइजेस। तो अगर बाद में चलकर इंक्वायर करे कि हाँ भाई इसके तो सिर्फ 50,000 रुपए हैं, और बाद में चलकर उस कॉन्ट्रैक्ट को वो कुछ इनवैलिड बनवाने की कोशिश करे, मर्जी है उसकी, वो वैलिड भी रखने दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ अगर इनवैलिड बनवाने की कोशिश करे, क्या कर सकता है, तो यस कर सकता है। वो साफ तौर पर आगे चलकर बोल सकता है कि भाई मैंने तो ये ट्रांजैक्शन इसलिए कर दी थी क्योंकि यहाँ एग्जिस्ट कर रहा था एक फिड्यूशियरी रिलेशनशिप, एक ट्रस्ट का रिलेशनशिप। देखो लिटरली जो लॉ है ना वो बिल्कुल एकदम टू द पॉइंट नहीं चलता, फैक्ट्स पे चलता है। और अगर फैक्ट्स अंडरस्टैंडेबल होते हैं ना तो डन, लॉ अपने रूल बदल देता है। भाई आमतौर पर लॉ क्या कहता है, दो पार्टीज के बीच में एक बार कॉन्ट्रैक्ट बन गया तो बन गया, बन गया तो बन गया, बन गया तो निभाना पड़ेगा। लेकिन अगर फैक्ट्स ही इस तरह के हैं कि हाँ बन तो गया है लेकिन नहीं, इसने तो बेचारे ने विश्वास के चलते किया था, अब इसमें क्या इस मासूम की गलती है, तो नहीं इसकी गलती नहीं है। गलती तो इस दूसरे इंसान की है जिसने अपने फिड्यूशियरी रिलेशनशिप ट्रस्ट के अंदर ट्रस्ट को ही तोड़ दिया। तो ऑब्वियसली लॉ थोड़ा सा बदल जाएगा और बोल देगा कि ठीक है जी इसको राइट दे देते हैं, अगर इसे कॉन्ट्रैक्ट आगे चलकर कैंसिल करना है, वॉइड बनाना है, बनाना है, ये वाली लाइन जरा ध्यान से ही सुनते रहिएगा, अगर वॉइड बनाना है, मर्जी है इसकी, नहीं बनाना कि ठीक है जी शर्म की बात है, कोई बात नहीं, अब मेरे पिताजी ने ऐसा किया, अब कोई बात नहीं, अब मैंने कर दिया था तो मैं वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ही से बनाए रखता हूँ और इस कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट ही होने देता हूँ, तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। तो वैलिड भी हो सकता है ये इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट, और वॉइड भी हो सकते हैं। ऑप्शन किसे दिया जाएगा, तो ऑब्वियसली बेटे को, पिताजी को नहीं, दुखित पार्टी को, जिसके साथ कुछ अत्याचार हुआ है। और इन सभी केसेस में ये होने वाला है, इन सभी केसेस में ये होने वाला है, मतलब कि अगर कहीं भी फ्रॉड के चलते कोई सामान बेच दिया जाता है तो ऑब्वियसली एक पार्टी होती है वो गंदी पार्टी है ना जिसने फ्रॉड किया होगा, और एक होती है दुखित पार्टी। दुखित पार्टी को लॉ की दुनिया में कहते हैं एग्रीव्ड पार्टी, जिसके साथ ग्रीव हुआ है। ग्रीव वर्ड तो सुना होगा, ग्रीव, ग्रीवेंस, ग्रीवेंस, ग्रीवेंस का मतलब दुख, कुछ अत्याचार, कुछ गलत हुआ है आपके साथ। तो लॉ की निगाहों में अगर फ्रॉड हो गया है तो एक होगी एग्रीव्ड पार्टी जिसके साथ कुछ गलत हुआ है, तो उसे ऑप्शन दे देते हैं कि जी ठीक है अब आपकी मर्जी है, आपको इसे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाए रखना है या इसको कैंसिल कर देना है। अगर कनपट्टी पे बंदूक रख के कोर्जन की मदद से कोई कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट हो गया है तो अगेन एक तो वो होगा जिसने कनपट्टी पे बंदूक रखी होगी, जिसने धमकी दी होगी, जिसने बोला होगा मैं बर्बाद कर दूंगा, वो तो विलेन है दूसरी होगी दुखित पार्टी जिसके ऊपर अत्याचार हुआ है, तो अगेन लॉ उसको हक दे देता है, राइट दे देता है, ऑप्शन दे देता है कि आपकी मर्जी है, आपकी मर्जी है कि आपको इसे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाए रखना है या फिर इनवैलिड कर देना है। तो ऑप्शन दे दिया जाता है कि आपको इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बनाए रखना है या फिर वॉइड कर देना है। किसको ऑप्शन दे दिया जाता है, एग्रीव्ड पार्टी को, एग्रीव्ड पार्टी को। एग्रीव्ड पार्टी मतलब जो दुखित पार्टी रहती है जिसके ऊपर अत्याचार हुआ है। इसके अलावा एक ये दो वर्ड ये भी होते हैं, मिसरिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक। मिसरिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक, गलती हो गई बट जानबूझ के नहीं हुई है ना, गलती हो गई जानबूझ के। जैसे फ्रॉड, फ्रॉड और मिस्टेक एक जैसी सी है देखा जाए तो, लेकिन दोनों में बस एक कॉमन वर्ड का अंतर है, इंटेंशन। फ्रॉड किया जाता है इंटेंशनली और मिस्टेक हो जाती है गलती से। घोड़ा बेच रहे थे, फिर से अनसाउंड माइंड का बेच दिया, है ना, बट सेलर को खुद नहीं पता था कि वो अनसाउंड माइंड का है। वैसे काफी अजीब बात है कि उसे क्यों नहीं पता था, बट हो सकता है कि हाँ एक्सचेंज हो गया हो। हाँ सही बात है कि एक्सचेंज हो गया होगा, कि सोचा था कि इसे काले वाले को बेचेंगे और दूसरा भी काला ही था, वो दूसरे वाला चला गया, वो अनसाउंड माइंड का था। तो हाँ ये भी गलतियां हो सकती हैं। या हो सकता है कि कॉन्ट्रैक्ट बनाते वक्त तो ठीक था, बाद में चल के अनसाउंड हो गया। क्योंकि अनसाउंड भी क्या मतलब, कोई एग्जैक्ट डेफिनेशन तो है नहीं कि हाँ भाई ये साउंड है ये अनसाउंड है, क्योंकि थोड़ा सा मतलब अनसाउंड, अब उसे साउंड कहें या अनसाउंड कहें, फिर से वही दिक्कत की बातें हैं। तो कुल मिला के मेन मुद्दे की बात यही कि कई बार ये मिस्टेक वगैरह भी हो जाती है। मिस्टेक में भी अब भैया गलती हुई तो है ही ना, चाहे जानबूझ के ना हुई है, हुई तो हुई ही ना, तो किसी एक पार्टी का नुकसान तो हुआ होगा। तो जिस पार्टी का नुकसान हुआ होगा उस पार्टी को अगेन ऑप्शन दे दिया जाएगा कि आपको एग्रीव्ड पार्टी, अब आपके पास में ऑप्शन है कि आपको कॉन्ट्रैक्ट को आगे एग्जीक्यूट करना है या नहीं करना। तो ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको आगे भी दोबारा से भी डील करोगे आप लोग। फ्री कंसेंट, फ्री कंसेंट का मतलब क्या होता है कि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए कंसेंट फ्री होनी चाहिए। और कंसेंट फ्री होने का मतलब कि इट इज नॉट कॉज्ड, वो कॉज नहीं होनी चाहिए। किसकी वजह से, कोर्जन की वजह से, अनड्यू इन्फ्लुएंस की वजह से, फ्रॉड की वजह से, किसी तरह की मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, तो फ्री कंसेंट रहेगी। और फ्री कंसेंट का वैसे मीनिंग क्या है कि एग्री अपॉन द सेम थिंग इन अ सेम सेंस।
माइंड के अंदर आइडेंटिटी होनी चाहिए, सिमिलैरिटी होनी चाहिए, कंसेंसस एड आइडम होना चाहिए। तो ऐसे करके बातें हैं। देन इसके बाद ये वाला पॉइंट भी हमने एक किया था, कैपेसिटी ऑफ अ पार्टनर, कि कौन पार्टी कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कैपेबल है, योग्य है, जो बहुत ज्यादा आसान है। कौन है? सब है 18 साल से ऊपर, है ना, माइनर नहीं है ना, अनसाउंड माइंड के पर्सन नहीं है, एलियन एनिमी वाली कुछ बातें बोली थी हम लोगों ने। ठीक है जी, ओके। तो ये कह रहे हैं कि कौन कौन है, तो जरा आराम से, कैपेसिटी टू ए कॉन्ट्रैक्ट मतलब लीगल एबिलिटी ऑफ अ पर्सन टू डू ए कॉन्ट्रैक्ट। तो ये स्पेसिफाई कर रहे हैं कि एवरी पर्सन, पहले तो क्या लाइन बोली, अब देखो जो मैंने बोला था ना अभी अभी, भाई वही सब कुछ लिखा भी हुआ है और आपको भी वही लिखना है। कि पहले तो इन्होंने क्या कहा, पहले तो कहा सब हैं कौन नहीं कर सकता कॉन्ट्रैक्ट, सब कर सकते हैं। तो स्पेसिफाई दैट एवरी पर्सन इज कॉम्पिटेंट टू ए कॉन्ट्रैक्ट, सब कर सकते हैं। कौन कर सकते हैं? जो 18 साल से ऊपर का है, जिन्होंने एज ऑफ मेजोरिटी अटेन कर ली है। अब एज ऑफ मैच्योरिटी अटेन कर लिया अकॉर्डिंग टू द लॉ विच ही इज सब्जेक्ट, ये क्या लिख रहे हैं ये अकॉर्डिंग टू लॉ टू विच ही इज सब्जेक्ट। तो ये इन्होंने ये वाली बातें लिखी हैं। ऑब्वियसली ये जो एज ऑफ मेजोरिटी है ये फिलहाल कितनी है? 18 साल। क्या हमेशा से 18 साल थी? क्या भविष्य में बदलेगी? तो पहले कुछ और थी, अब 18 साल है, फ्यूचर में चेंज हो सकती है, सरकार तय करती है किसी ना किसी कानून के तहत। तो इनका भी अपना कोई कानून ही होता होगा। तो अब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने तो कोई 18 साल वाली बातें नहीं बोली, इन्होंने तो ये बोल दिया एज ऑफ मेच्योरिटी, जो पहले कुछ और थी, आज कुछ और है, फ्यूचर में कुछ और हो सकती है। होगी क्या? जो उस कानून में लिखी होगी। तो एज ऑफ मेजोरिटी अकॉर्डिंग टू द लॉ टू विच ही इज सब्जेक्ट, हु इज सब्जेक्ट, ही इज सब्जेक्ट, जो वो पर्सन जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। तो यहां पर ही का मतलब जो पर्सन, जो पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं, तो टू विच ही इज सब्जेक्ट, जो उसके ऊपर एप्लीकेबल होगी। अगली बात की भैया साउंड माइंड का होना चाहिए, और इसके अलावा इज नॉट अदरवाइज डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग। कुछ लोगों को साफ तौर पर कानून ने कहा है कि आप डिस्क्वालिफाइड मतलब कर सकते हो या नहीं कर सकते? अच्छा, डिस्क्वालीफाई क्या होता है? डिस्क्वालीफाई निकलो, टाटा बाय बाय। तो डिस्क्वालीफाई जो हो जाते हैं, क्या वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं? तो नहीं कर। डिस्क्वालीफाई तो वैसे ही एक नेगेटिव वर्ड है। तो जो डिस्क्वालीफाइड हो जाते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट कर नहीं सकते। तो जो डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे वो कर सकते हैं। तो यहां पर तो वो वाली बातें चल रही थी कि कौन कर सकते हैं। तो भाई एज ऑफ मेजोरिटी वाले कर सकते हैं, साउंड माइंड वाले कर सकते हैं, जो डिस्क्वालीफाइड नहीं होंगे वो कर सकते हैं। जो डिस्क्वालीफाइड होंगे, और कौन होंगे डिस्क्वालीफाइड, तो ये भी अलग से आपको टॉपिक पढ़ना है कि कौन कौन होंगे डिस्क्वालीफाई। एग्जाम्पल के लिए हमने बात कर ली थी, जो एलियन एनिमी होंगे, शत्रु देश के लोग होंगे, है ना, तो वो होंगे डिस्क्वालीफाई। और भी कुछ एक और लोग हो सकते हैं, जैसे कि अगर मैं अभी के लिए बोलूं कुछ और इस डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ के अंदर, तो एक तो वही आ जाएंगे हमारे एलियन एनिमी, शत्रु देश के लोग, है ना, ऐसे करके। इसके अलावा कॉन्विक्ट्स, कॉन्विक्ट मतलब, तो हमें क्या पता कॉन्विक्ट, कॉन्विक्ट, कॉन्विक्ट्स मतलब जेलबंदी, जो जेल में बंद है, जेल में एग्जिस्ट कर रहा कोई इंसान क्या कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है? हाँ, लेकिन अगर वो बाहर आ गया, तब उस वक्त पे तो उसे जेलबंदी नहीं कहेंगे, तब उस वक्त पे तो उसे कॉन्विक्टेड नहीं कहेंगे। तो ध्यान रखिएगा। उम्मीद करता हूँ ये बातें हम जानते हैं कि लॉ का प्रोसेस कैसे काम करता है। इतने सारे क्राइम पेट्रोल के शो और इतनी सारी वेब सीरीज मूवी देख के इतनी तो लॉ की नॉलेज मिल ही गई होगी कि सबसे पहले जब कहीं भी कोई भी केस होती है, घटना होता है, पुलिस वाले आते हैं, पर्टिकुलर जो संदिग्ध होता है, संदिग्ध मतलब जिसके ऊपर शक होता है ना, सस्पेक्ट होता है, जैसे कहते हैं कि तुम हमारे प्राइम सस्पेक्ट हैं, ऐसे बोलते हैं, तो उसको पकड़ के ले जाते हैं कई बार। वो जब ज्यादा शक होता है, थोड़ा शक रहता है तो ऐसे ऐसे डराते रहते हैं कि जिससे कि वो कुछ वाकई में गलत काम कर दे। लेकिन जब ज्यादा शक होता है, जब उन्हें महसूस होता है, और वो पुलिस वालों की अपनी पावर है वाकई में, अगर उनके पास, उन्हें लग रहा है, अंदर से गट फीलिंग आ रही है कि हाँ भाई ये जो सस्पेक्ट है, अगर हमने इसको नहीं पकड़ा तो ये शायद सबूत वगैरह मिटा देगा सब कुछ, तो इसलिए मौका ही नहीं देंगे, पकड़ के ले जाते हैं। पकड़ के कहाँ लेके जाते हैं? क्या जेल में लेके जाते हैं? लॉकअप में लेके जाते हैं। लॉकअप कहाँ होता है? वो तो पुलिस स्टेशन में होता है। तो लॉकअप में लेके जाते हैं, फिर देन उसके बाद में इन्वेस्टिगेशन करते हैं। बहुत लंबे वक्त तक लॉकअप में रख नहीं सकते हैं, कारण होना चाहिए पुलिस वालों के पास, तभी रख पाएंगे।
और फिर उसके बाद में इन्वेस्टिगेशन करते हैं, और फर्दर का मतलब काम क्या है उन लोगों का? तो फर्दर काम है क्या? उनका काम फैसला सुनाना है? तो ऑब्वियसली नहीं, फैसला तो कोर्ट वाले सुनाएंगे। तो केस जाएगा फिर कोर्ट के अंदर, कोर्ट के अंदर चलेंगी तारीख पे तारीख, है ना। अब ऑब्वियसली दो ही बातें हैं, वो जो वो पकड़ के लेके गए थे जिसे, दो ही बातें हैं कि या तो वाकई में वो दोषी है और या वो दोषी नहीं है। और कानून कैसे चलता है, ये वाली लाइन तो सुनी ही होगी ना, कि जब तक कि कोई दोषी को भी अगर दोषी प्रूव ना किया जाए तब तक वो कौन है, दोषी है या नहीं है? नहीं है, इवन चाहे वो दोषी हो, लेकिन जब तक प्रूव ना किया जाए कि वो दोषी है, और प्रूव का मतलब कोर्ट के अंदर फैसला ना आ जाए, तो तब तक वो दोषी नहीं है। इसलिए ही एक कंसेप्ट बना दिया गया बेल नाम का। बेल क्या होती है? बेल बोलते हैं ना, बेल मिल गई उसे, तो जो जमानत मिलती है वो तो ध्यान रखिएगा, वो तो वहां पर मिलती है आमतौर पर लॉकअप से। देन उसके बाद कंसेप्ट आता है बेल नाम का। बेल का कंसेप्ट क्या है? वो बेसिकली यही है कि भाई कोर्ट के अंदर आप बार बार जा रहे हो, और अगर कोर्ट में एक तारीख से दूसरी तारीख लग गई तो वापस से आप पुलिस के लॉकअप में जाकर बंद हो जाते हो, और पुलिस वाले तो फिर पुलिस रिमांड पे ले लेते हैं। कोर्ट को भी पता होती है ये बात, किसकी कुटाई हो सकती है, कोर्ट को भी पता है ये बात कि बेसिकली ऐसा भी तो हो सकता है कि ये दोषी ना हो। तो अगर वाकई में कोर्ट को महसूस होता है कि हाँ भाई, सारी बातें गट फीलिंग पे चलती हैं, जजेस की अपनी मर्जी होती है, अगर वाकई में जजेस को महसूस होता है कि हाँ ये तो शायद दोषी नहीं है, पुलिस वालों के लॉकअप में जाकर ये तो रिमांड ले लेंगे इसकी ये तो कूट देंगे इसको, तो भाई हम बेल ग्रांट कर देते हैं। तो बेसिकली वो बेल दे देते हैं। कई बार बेल नहीं देते हैं। कब नहीं देते होंगे बेल? ऑब्वियसली जब उन्हें लगता होगा कि ये तो गड़बड़ है इंसान, और ऊपर से इसको तो अगर बाई चांस छोड़ दिया तो ये तो फिर वही कि अपना प्रभाव दिखाएगा, ये तो काफी पावरफुल है, ये तो पॉलिटिशियन है, ये तो बहुत पावरफुल है, ये तो बहुत पैसे वाला है, गवाहों को खरीद लेगा बाहर जाकर, वगैरह वगैरह, तो इसे नहीं छोड़ेंगे बिल्कुल भी। बेल नॉट ग्रांटेड कई बार होता है ना, देखा होगा क्राइम पेट्रोल के केसेस में या फिर मूवीज के अंदर की बेल के लिए अप्लाई तो करते हैं बट बेल मिल नहीं पाती। तो वो सारी की सारी कोई टू द पॉइंट कोई लाइन नहीं है, जजेस की गट फीलिंग ही है कि जजेस को अगर लग रहा है कि हाँ भाई ना ये तो पावरफुल इंसान है, तो फिर मान के चलो नहीं मिलने वाली बेल, आमतौर पर कतई नहीं मिलने वाली बेल। जो जितना ज्यादा बड़ा आदमी होगा उसे बेल मिलना उतना ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है, जो जितना ज्यादा छोटा इंसान है उसे बेल मिलना उतना ही आसान रहता है, क्योंकि आमतौर पर वो क्या कर लेगा बाहर आके ठीक है, सीधी सी बात है, तो उसे बेल मिल जाती है आमतौर पर। और ऑब्वियसली कई बार जब कोर्ट को ये लगता है, कई बार एक और चीज भी लगती है कि बेसिकली ये है तो पावरफुल इंसान, है ना, है तो बहुत रिच पर्सन, ये बाहर अगर इसे छोड़ दिया ये फिर वही सबूतों को नष्ट करेगा, बर्बाद कर देगा, गवाहों को खरीदेगा। लेकिन अगर इसे पुलिस रिमांड पे भेज दिया तो लोगों के अंदर फ्रस्ट्रेशन इतनी है, पुलिस वाले फ्रस्ट्रेटेड इतने हैं, ये कूट देंगे इसको। तो फिर वो कई बार बोल देते हैं कि जुडिशियल कस्टडी में भेज दो इसे, जुडिशियल कस्टडी में भेज दो, ये एक अलग वर्ड होता है ऑब्वियसली, जिसका मतलब होता है कि अब पुलिस वालों की पावर खत्म हो गई है, पुलिस वालों के पास नहीं जाएंगे, वो कहाँ जाएंगे? जेलर के पास जाएंगे, जेल में जाएंगे। हालांकि जुडिशियल कस्टडी में भेज देने का मतलब है कि अब वो जेल में जा चुके हैं। हालांकि क्या परमानेंटली जा चुके हैं? नहीं, अभी तो फैसला नहीं आया, अभी तो कोर्ट की तारीख पे तारीख लग रही है। कई बार इवन ऐसा भी होता है कि कोर्ट पे तारीख पे तारीख पे तारीख पे तारीख बहुत साल बीत जाते हैं, और ये तारीख पे तारीख का सिलसिला चलता रहता है, और वो जेल में ही है पर्सन। क्या जेल में इसलिए कि वाकई में प्रूव हो चुका है कि वो दोषी है? नहीं, जेल में सिर्फ इसलिए कि भाई पुलिस वालों की रिमांड पे तो रखेंगे नहीं, जुडिशियल कस्टडी में है, यानी जेल के अंदर है, लेकिन अभी तक पूरा का पूरा केस प्रूव हुआ नहीं है, और बाहर छोड़ नहीं सकते इसको, सबूत नष्ट कर देगा, ये कर देगा, वो कर देगा, तो ये वाले लॉजिक दिए जाते हैं, तो वो जुडिशियल कस्टडी के अंदर रहते हैं। अब जो ऐसे लोग हैं जो जेल में तो हैं बट अभी तक बेसिकली उन लोगों का केस फाइनल नहीं हुआ है, तो क्या वो लोग कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, क्योंकि वो अभी तक कॉन्विक्ट्स नहीं बने हैं, बिल्कुल भी कॉन्विक्टेड नहीं है। और बहुत सारे लोग जैसे मैक्सिमम जो नेता लोग होते हैं, जो आमतौर पर जो जेल में रहते हैं, उनका अभी तक कोई फैसला आया नहीं होता। और ऑब्वियसली बाद में चल के दो ही फैसले हो सकते हैं। कौन से दो फैसले हो सकते हैं? कि या तो फैसला ये आए कि हाँ भाई वाकई में तुम दोषी हो, और दोषी हो तो ठीक है, फिर जेल के जेल में रहो, बस अब पता लग गया कि अब तो वो घर बन गया अब तो उम्र कैद बोल दी तो अब तो बहुत लंबा समय, और 5-10 साल बोले हैं तो अकॉर्डिंगली उतना ही टाइम आपको वहां बिताना पड़ेगा, तो अब कंफर्म हो गया। और अगर दोषी नहीं हो तो बाहर आ जाओगे। जैसे ऑब्वियसली अब से कुछ वक्त पहले आम आदमी पार्टी के इतने सारे जो पॉलिटिशियन थे वो बारी बारी से बोल रहे थे ना जेल, तो जेल में गए थे, तो जेल में गए थे बट जेल से बाहर भी तो आए हैं। तो कैसे आए हैं?
कि काफी लंबे वक्त तक, काफी लंबा वक्त, काफी लंबा अरसा, इवन मतलब कुछ एक पॉलिटिशियन के केस में तो एक एक साल तक वो जेल में रहे थे। तारीख पे तारीख चल रही थी, तारीख पे तारीख पे तारीख। और ऑब्वियसली वो पॉलिटिशियंस थे तो इतने पावरफुल थे कि अगर बाहर आते तो हाँ सबूतों को डिस्टोर्ट कर सकते थे। तो इस लॉजिक के चलते उनको बेल ग्रांट नहीं की गई, तो बेल ग्रांट नहीं की गई और इसी चीज के चलते वो जेल में ही रहे। लेकिन आगे चलकर पता लगा कि सफिशिएंट एविडेंसेस नहीं है, तो इसलिए उनको रिलीज कर दिया गया। तो क्या वो कोई कॉन्विक्ट थे? नहीं। क्या वो कभी भी किसी भी मोमेंट पर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते थे, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बना सकते थे? हाँ। बट ऑब्वियसली एक पॉलिटिशियन, काफी कम होते हैं, काफी कम रहते हैं पॉलिटिक्स की दुनिया के अंदर, तो इवन जो जेल में जाते हैं तारीख पे तारीख लगती है और आगे चलकर प्रूव हो जाता है कि ये तो दोषी हैं, जैसे कि लालू यादव जी। तो बेसिकली उनके खिलाफ हुआ है कि हाँ भाई पहले वो जेल में गए हैं किसी एक स्कैम के चलते, चारा स्कैम, और फिर बाद में तारीख पे तारीख लगी है और फाइनली आगे चलकर उन्हें दोषी करार दिया गया। तो अब तो परमानेंटली घर बन गया है जेल। तो बेसिकली वो तो आज के वक्त में ऑब्वियसली अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट करना चाहे नहीं कर सकते। तो कॉन्विक्टेड का मतलब जेलबंदी जिनका दोष प्रूव हो चुका है, जो वाकई में जेलबंदी बन चुके हैं, जो सिर्फ जुडिशियल कस्टडी में है, जिनका अभी केस चल रहा है, उनका कोई दिक्कत नहीं है, वो आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं, कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अपने बाहर से वकील वकील को बुला के कोई भी डीड साइन करनी है, अपने बिजनेस की प्रॉपर्टी किसी दूसरे के नाम करनी है, कुछ भी करना है तो वो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे करके बातें हैं। तो ये जो ये लोग भी होते हैं ये भी आपके डिस्क्वालीफाइड रहते हैं, जो कॉन्विक्ट्स रहते हैं वो भी डिस्क्वालीफाइड रहते हैं, ऐसे करके बातें हैं। ठीक है जी, ओके। ओके जी, ठीक है। इसके अलावा अगला पॉइंट, ये तो काफी ज्यादा आसान और बेसिक सा है ही, क्या कंसिडरेशन की, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए कंसिडरेशन होनी चाहिए। हालांकि एक और वर्ड आ गया, क्वाइड प्रोक्यू। क्वाइड प्रोक्यू का क्या मतलब होता है? ये होता है, और कंसिडरेशन का मतलब भी हमने यही कहा था कि कुछ कुछ बदले में आना चाहिए, कुछ बदले में आना चाहिए। क्या बदले में आना चाहिए? वो कुछ भी हो सकता है, कोई पैसा हो सकता है, प्रॉफिट हो सकता है, किसी तरह का बेनिफिट हो सकता है, किसी तरह का हक हो सकता है, किसी तरह का इंटरेस्ट हो सकता है। कंसिडरेशन क्या है? बदले में कुछ भी आना चाहिए, पैसा आना चाहिए, चीजें आनी चाहिए, हक आना चाहिए, इंटरेस्ट आना चाहिए, तो कुछ भी आना चाहिए। ठीक है जी, तो ऐसे करके बातें हैं। एक्यूरिंग टू फर्म सम पार्टी, और इसके अलावा अलावा ये और आगे तो छोड़ दे, खैर इसके अलावा लॉफुल कंसिडरेशन, कि जो आपकी कंसिडरेशन है वो लॉफुल होनी चाहिए, जो ऑब्जेक्ट है वो लॉफुल होना चाहिए। यानी अगर कुछ भी उल्टी सीधी चीजें करने के आप करने की कोशिश करोगे, कॉन्ट्रैक्ट बनाने की कोशिश करोगे, तो वो नहीं बनेंगे। ए ने प्रॉमिस किया टू ड्रॉप प्रोसिक्यूशन इंस्टीट्यूटेड अगेंस्ट बी। प्रोसिक्यूशन समझते हैं? केस इंस्टीट्यूटेड, फाइल। ए ने वादा किया कि मैं छोड़ दूंगा, ड्रॉप कर दूंगा जो केस फाइल किया हुआ है बी के अगेंस्ट। किस चीज के लिए? फॉर रॉबरी। एंड बी ने प्रॉमिस किया कि ठीक है कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं रिस्टोर कर दूंगा जितनी भी चीजें ली थी। तो करना है तो कर सकते हो इस तरह के एग्रीमेंट, लेकिन लॉ तो इस चीज की मंजूरी नहीं देगा। आगे चलकर किसी भी पार्टी ने अगर अपनी बातों से मुकरा तो भाई लॉ की कोई जिम्मेदारी नहीं है। एग्रीमेंट इज अवॉइड पूरी तरह से। ये तो मतलब आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट वाली बातें हो जाती हैं कि आप बाहर कह रहे हो कि मैं केस हटा लूंगा बदले में ये दे देना, लेकिन कोर्ट के अंदर बेसिकली इन चीज़ों की कोई भी वैलिडिटी नहीं है। और ये तो देखो क्या कह रहा है कि ये एग्री हो गया कि मैं अपना घर बेच दूंगा अगेंस्ट 100 किलो ऑफ कोकेन है। अरे कैसा कैसा इंसान है ये। खैर, तो एग्रीमेंट पूरी तरह से इलीगल है। इवन ये भी नहीं कहेंगे कि वॉइड है, वैलिड नहीं है, क्योंकि वो तो चलो ठीक है, इवन एक बार को ठीक है, इलीगल तो नहीं है, आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट वाली बातें हैं। तो वैलिड नहीं है, इनवैलिड है, इलीगल नहीं है। ये तीन शब्दों में अंतर होता है, वैलिड, इनवैलिड और इलीगल। वैलिड तो सब सही है, बढ़िया कॉन्ट्रैक्ट कोर्ट के अंदर फाइल किया जाता है। इनवैलिड, अब जैसे जो सोशल बातें हैं, अब इलीगल थोड़ी ना है, इनवैलिड है, मतलब एक इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाती हैं आपकी। या इम्पॉसिबल चीजों का कॉन्ट्रैक्ट करना कोई इलीगल थोड़ी ना है। बेवकूफ बना रहे हो तुम किसी को एक तरीके से। हालांकि ज्यादा बेवकूफ बनाओगे तो हो सकता है कि फ्रॉड जैसी चीजें लग जाएं आपके ऊपर। ठीक है जी, ज्यादा बेवकूफ बनाओगे तो। बट ठीक है, इम्पॉसिबल चीजों का कर रहे हैं तो भी वो इनवैलिड है। लेकिन ऐसे काम कर रहे हैं कि घर बेच दूंगा, 100 किलो का कोकेन दे देना। अब ऑब्वियसली कोकेन वाली ट्रांजैक्शन तो इलीगल की कैटेगरी में आती है। हमारी कंट्री के अंदर ड्रग्स अलाउड नहीं है, नहीं है ना? क्या, क्यों नहीं है?
ड्रग्स थोड़ी ना अलाउड है, नहीं है ना। ना खरीदना, ना बेचना, ना कंज्यूम करना, ना रखना, सारे वर्ड लिखे हुए हैं उन्होंने। खरीदोगे तो भी गए, बेचोगे तो भी गए, कंज्यूम करोगे तो भी गए, और रखोगे तो भी गए, कि बैग में रखा है। हाँ, दवाइयाँ नहीं, नशे वाली चीजें। हाँ, बहुत सारी चीजों का मतलब, टोबैको, अल्कोहल, उनमें कम है, शायद कहीं ना कहीं यही लॉजिक है। बाकी और भी हो सकते हैं लॉजिक, बाकी मतलब मेन लॉजिक यही है कि उनमें कम है। ठीक है। और मे भी हो सकता है कि किसी दूसरी सरकारों ने इन चीज़ों को भी अलाउ किया हुआ हो, क्योंकि वही चीज़ कि इन चीज़ों को अलाउ करने के पीछे एक सरकार का क्या उद्देश्य रहता है। अब टोबैको को अलाउ क्यों किया हुआ है, अल्कोहल को क्यों किया हुआ है, भैया पैसा कमाना है सरकार को भी। ऑब्वियसली ये जो नेसेसिटी कॉमोडिटी होती हैं ये तो सस्ती होती हैं, इनके ऊपर तो टैक्स रिवेन्यू इतना बन नहीं पाता। तो सरकार को भी रिवेन्यू कमाने के लिए इस तरह के जो हेल्थ के लिए बेकार प्रोडक्ट हैं तो बेसिकली उन चीज़ों को अलाउ करना पड़ता है, जिससे कि अब वो चीज़ों को वो अलाउ कर तो देती है बट हैवी टैक्सेशन के साथ, तो जिससे कि काफ़ी सारा रेवेन्यू जनरेट कर सके। जैसे कोरोना सिनेरियो में जब लॉकडाउन लग गया था और बाद में जब लॉकडाउन हटा था तो आमतौर पे दिल्ली के अंदर भी सबसे पहले यही तो ओपन हुआ था कि ठीक है जी अब से शराब की, अल्कोहल की दुकानें दोबारा से खुल जाएंगी। ठीक है, तो सबसे पहले उसी को ओपन करने का कारण क्या था? क्या शराब को प्रमोट करना चाहते थे वो? नहीं, उन्हें रिवेन्यू जनरेट नहीं हो पा रहा था, तो वो रिवेन्यू थोड़ा आ जाए सरकार को, तो इसलिए। खैर, देन इसके बाद में ये आखिरी पॉइंट और जो तो काफी ज्यादा आसान सा है कि कुछ पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट ऐसे हैं जिनको कि एक्सप्रेसली बोला हुआ है कि भैया वो तो वॉइड हैं, तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए क्या होना चाहिए कि वो एक्सप्रेसली वॉइड नहीं होना चाहिए। अगर एक्सप्रेसली वॉइड हुआ तो ठीक है। अब वो कौन कौन से हैं वो आगे चलकर पढ़ेंगे आप। फिलहाल इनवैलिड, इनवैलिड। तो कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स को उन्होंने बोला हुआ है कि हाँ भाई ये सब के सब आपके वॉइड रहेंगे हमेशा, जैसे कि वही अपोज टू द पब्लिक पॉलिसी, पब्लिक पॉलिसी के विरुद्ध आप कोई भी करोगे जिससे कि देश के अंदर माहौल खराब होगा, नैतिकता की दृष्टि से वो एक खराब चीज होगी, तो ठीक है जी उसको वॉइड बिल्कुल कर देंगे हम लोग, ऐसे करके। जैसे इन्होंने एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर कुछ एक बातें लिखी हुई हैं कि एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, मैरिजेस, लीगल प्रोसीडिंग, ये हैं वॉइड एग्रीमेंट जिनको एक्सप्रेसली बताया हुआ है कि भाई ये तो कभी भी वैलिड नहीं रहेंगे। इनका मतलब क्या हुआ? रिस्ट्रेंट का मतलब क्या होता है? किसी को बाधित करना। अगर आप किसी को बाधित करोगे, इस तरह का एग्रीमेंट करोगे कि हाँ भाई तू बिजनेस भाई यहां नहीं करेगा, वैलिड नहीं होगा ये। अगर तुम ऐसा किसी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट करोगे, क्या जैसे बाई चांस पेरेंट बहुत तेज होते हैं, वो कई बार अपने बच्चों से कह देते हैं, क्या मतलब कह देते हैं बट कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, क्या कि तुम अपनी मर्जी से मैरिज नहीं करोगे बल्कि हमारी ही मर्जी से करोगे, या अभी के अभी 10 लाख रुपए दूंगा मैं तुझको, वादा कर। राज को भूल जाएगी। ठीक है, तो अगर इस तरह का कभी भी कानून के तहत इस तरह का कोई भी एग्रीमेंट करने की कोशिश की, नहीं, वैलिड ही नहीं होगा। करते रहो तुम इस तरह के एग्रीमेंट, वैलिड नहीं होंगे, किसी को बाधित नहीं कर सकते। यहां पर क्या करने की कोशिश की जा रही है कि भाई एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, फ्रीडम होनी चाहिए, तो आप इस तरह से बाधित नहीं कर सकते किसी को भी लीगल प्रोसीडिंग करने से कि हाँ फाइन कर अभी के अभी कि अगले 5 साल तक मेरे खिलाफ केस फाइल नहीं करेगा किसी भी स्थिति में। नहीं, ऐसे कैसे? अब क्या अगर 5 साल का क्या भरोसा, 5 साल में आगे क्या पता कोई ये सामने वाला इंसान क्या कुछ गलत कर जाए। अब क्या तुम ऐसा एग्रीमेंट बनवा दोगे कि हाँ चाहे मैं जो मर्जी कर लूं अगले 5 साल तक केस फाइल नहीं करोगे? तो ऐसे कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। तो ध्यान रखिएगा, इनवैलिड चीजें हैं ये। इसके अलावा जो मैं बात कर रहा था ये इस दूसरे टॉपिक की जिसके अंदर हम टाइप ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट की बात करेंगे। अब जरा इन बातों को ध्यान से देख लें, ध्यान से समझ लें कि कितने तरह के कॉन्ट्रैक्ट आपके होते हैं। अलग अलग बेसिस पे इन्होंने बोले हुए हैं, जैसे कि वैलिडिटी और एनफोर्सेबिलिटी के बेसिस पे, फॉर्मेशन के बेसिस पे और परफॉर्मेंस के बेस पे। तो अलग अलग बेसिस पे इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट्स को क्लासिफाई किया हुआ है, बांटा हुआ है। तो बारी बारी से आओ देखना शुरू करते हैं। तो जहां सबसे पहले परफॉर्मेंस के बेस पे अगर बात करूं तो काफी ज्यादा आसान बात, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट जो पूरी तरह से एग्जीक्यूट हो चुका है, फुल्ली परफॉर्म हो चुका है, फुल्ली परफॉर्म्ड कॉन्ट्रैक्ट, फुल्ली परफॉर्म्ड हो चुका है बाय ऑल पार्टीज,
जितनी भी पार्टीज हैं, बाय बोथ पार्टीज, दोनों पार्टीज हैं, एक ने सामान बेचने की बात कही थी, दूसरे ने पैसा पे करने की बात कही थी, इसने पैसा पे कर दिया, उसने सामान भिजवा दिया, हो गया कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट। यानी कि जो फुल्ली परफॉर्म हो चुका हो, जिसमें कुछ भी पेंडिंग ना हो। और उम्मीद करता हूं इससे ये तो समझ में आ ही गया होगा कि एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट क्या है। जो पार्टली पेंडिंग होगा कि आपने तो सामान भिजवा दिया है, आपने तो सामान भिजवा दिया है, लेकिन सामने वाली की कुछ ओब्लिगेशन पेंडिंग है। या तो उसने पैसा पे नहीं किया होगा, या ऐसा हो सकता है उसने पैसा पे कर दिया हो, आपने अभी सामान ना भिजवाया हो। तो ऐसे करके बातें, तो जो पार्टली पेंडिंग हो वो बेसिकली एग्जीक्यूटरी। अब पार्टली पेंडिंग क्या, पेंडिंग का मतलब तो पेंडिंग होता है। अब पेंडिंग एक तरफ से है या दोनों तरफ से? तो एक तरफ से पेंडिंग है तो यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट, और दोनों तरफ से पेंडिंग है तो बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। यानी जो एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट है, जिसका मतलब क्या है, पेंडिंग। अब पेंडिंग किसकी तरफ से है? तो अगर खाली एक तरफ से पेंडिंग है, पेंडिंग पेंडिंग की ओब्लिगेशंस पेंडिंग है फ्रॉम वन पार्टी, तो ठीक है जी, वो यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट होगा। और पेंडिंग फ्रॉम बोथ साइड, दोनों तरफ से पेंडिंग है, तो ठीक है जी, वो बायलैटरल बायलैटरल। तो ऐसे करके बातें हैं। तो बताओ जी, क्या बात समझ में आ गई है ये वाली? ठीक है, तो परफॉर्मेंस के हिसाब से ये तो आसान सी बात थी, उम्मीद करूंगा समझ गए होंगे। ठीक है जी, अब इसके बाद में अगली बात करते हैं। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कुछ नहीं, ये तो काफी ज्यादा आसान है। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होने वाला है? जो सही कॉन्ट्रैक्ट है, जो बड़े ही आराम से आप एनफोर्स करा सकते हो, जिसके अंदर एनफोर्सेबिलिटी है इन अ कोर्ट ऑफ लॉ, जिसके अंदर सभी वैलिड एसेंशियल एग्जिस्ट कर रहे हैं, जो हमने सारे सारे रीड किए, तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा। वॉइड क्या होगा? हालांकि यहां पर इन्होंने शब्द लिखा है, थोड़ा थोड़ा शब्दों पे ध्यान देना है। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, और यहां आगे ये क्या लिखा हुआ है? इलीगल एग्रीमेंट। एक जगह लिखा है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, जिसका मतलब है ये एक वक्त पहले कॉन्ट्रैक्ट बन गया था, बाद में इनवैलिड हुआ। इलीगल एग्रीमेंट जो सिर्फ एग्रीमेंट की स्टेज तक ही पहुंच, स्टेज होती है ना, ये स्टेज होती है कि पहले ऑफर होता है, एक्सेप्टेंस होता है, वादा बनता है, कंसिडरेशन मिक्स होकर एग्रीमेंट बनता है, फिर एग्रीमेंट के बाद कॉन्ट्रैक्ट बनता है। तो इलीगल चीजें तो इलीगल हैं, आज भी कल भी इलीगल ही हैं। आप इलीगल चीजों का ऑफर दोगे, एक्सेप्टेंस दोगे, ये सब कुछ करोगे, एग्रीमेंट तो बन जाएगा? वो बनेगा ही नहीं कभी भी कॉन्ट्रैक्ट। तो इलीगल कॉन्ट्रैक्ट नाम की तो कोई टर्म ही नहीं होती इस दुनिया के अंदर, ध्यान रखिएगा। लीगैलिटी की दुनिया में इलीगल कॉन्ट्रैक्ट नाम की तो कोई चीज ही नहीं होती, क्योंकि अगर लिख दिया हमने ऐसा, क्या हो सकती है बहुत रेयरली इलीगल कॉन्ट्रैक्ट नाम की चीज? तो हाँ, हो तो सकती है। कब हो सकती है जरा सुनते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आज की डेट में कोई दो पार्टीज, भाई हमने कहा कि ड्रग्स तो इलीगल है हमारी कंट्री में, बट टोबैको को डील करना तो इलीगल नहीं है, अल्कोहल रिलेटेड प्रोडक्ट को तो डील करना इलीगल नहीं है। आज की डेट में हमने एक कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाया किसका? अल्कोहल रिलेटेड प्रोडक्ट की बाइंग एंड सेलिंग का, कि भाई मैं सामान बेच दूंगा और आप मुझे पैसा दे देना। क्या एक वैलिड बात है? हाँ जी वैलिड है, कोई इलीगल बात नहीं है। लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा परफॉर्म हुआ नहीं था। हमने बोला था कि 2 महीने बाद का ये कॉन्ट्रैक्ट है, 2 महीने बाद एग्जीक्यूट किया जाएगा। अचानक से कि कल को शाम को मोदी जी आए 8 बजे, और आकर 8 बजे आकर बोल दिया कि अब से पूर्ण शराबबंदी है। शराबबंदी नाम की भी तो चीज होती है इस दुनिया में, जो कुछ एक स्टेट्स के अंदर बोलने के लिए तो है ना, हालांकि रियलिटी में नहीं है, लेकिन बोलने के लिए तो है ही, कानूनन तौर पर तो है ही। जैसे कि है शराबबंदी कहीं पर, जहां पर शराब, अगेन फिर वही बात आ जाती है कि शराब बेचना, खरीदना, कंज्यूम करना, रखना सब इलीगल है। कौन से ऐसे स्टेट हैं ऐसे स्टेट कोई? हाँ, खैर, तो विश्वास हो या ना हो, एक तो अपना बिहार है। बिहार, बिहार में ऐसा कैसे हो सकता है? यस, बिहार में है। बिहार में शराब बेचना, खरीदना, कंज्यूम करना, रखना सब इलीगल है। वो बात अलग है, वो बात अलग है कि ब्लैक में यानी इलीगली शराब बेची भी जाती है, खरीदी भी जाती है, कंज्यूम भी की जाती है, रखी भी जाती है बड़े आराम से। हालांकि जब किसी भी स्टेट के अंदर आमतौर पे इस तरह के कानून बना दिए जाते हैं कि शराब, भाई शराब बंदी है, बैन है ये पूरी तरह से, तो इससे सरकार को फायदा नहीं होता बल्कि नुकसान हो जाता है। क्योंकि पहले जिसके ऊपर वो टैक्स कलेक्ट किया करती थी, वो बाद में टैक्स भी कलेक्ट नहीं हो पाता। और बल्कि ये चीजें, क्योंकि कह रहे थे ना तुम कि इन चीजों को बैन क्यों नहीं करती सरकार, तो क्योंकि ट्रेंड नहीं है। तो पहले बेसिकली
चल रही है, पहले से चली आ रही है ये चीजें। तो अब अगर किसी स्टेट के अंदर बंद भी कर दिया जाता है, जैसे कि गुजरात में भी बंद है, गुजरात, बिहार, इन्होंने पूर्ण शराबबंदी की हुई है, बट उससे कोई फायदा नहीं हुआ। करते क्या सोच के हैं कि भाई शराब बेहद खराब चीज है, एक सोसाइटी के लिए अच्छी चीजें नहीं है, बंद कर देनी चाहिए, माहौल अच्छा होगा, सब कुछ बेहतर होगा। होता क्या है, कुछ बंद नहीं होता, उल्टा सब चीजें ब्लैक में चली जाती हैं। उल्टा जो टैक्स की कलेक्शन पहले हुआ करती थी, वो टैक्स का कलेक्शन भी बंद हो जाता है। तो फायदे के बजाय उल्टा नुकसान ही हो जाता है सरकार का। तो इसलिए नहीं होता। हाँ, क्या? हाँ, पटाखे भी बैन हो रखे हैं जैसे, बट वही है कि पटाखा तो फिर भी वंस इन अ वाइल वाली चीज है। मतलब ऐसी चीज नहीं है जिससे कि सरकार को रिवेन्यू के टर्म में बहुत भारी नुकसान हो रहा हो। ठीक है। और ऊपर से पटाखों को तो ठीक है बैन रखना चाहिए, मतलब लॉजिकल है वो वाला बैन, क्योंकि अगर बैन ना करें तो भाई धड़ल्ले से फिर तो और भी ज्यादा बिकेंगे, वाकई में बिकेंगे, क्योंकि पटाखों की तलब इतनी भी ज्यादा नहीं है लोगों के अंदर। लेकिन वो अल्कोहल रिलेटेड प्रोडक्ट की तो है, ज्यादा है लोगों के अंदर। जो कंज्यूम करने की चीजें हैबिट है, तो वो तो भाई कैसे भी करके जरूर कंज्यूम करने की कोशिश करता ही करता है। और क्योंकि डिमांड है फिर उन चीजों की, तो फिर सप्लाई करने के लिए ब्लैक में भी अवेलेबल हो जाते हैं लोग। पटाखों की डिमांड इतनी नहीं है। मैक्सिमम लोग जब दिवाली आती है फोड़ते हैं, बहुत फोड़ते हैं, लेकिन मैक्सिमम लोग ऐसे भी बहुत दिखते हैं कि ना भाई वाकई में नहीं फोड़ने चाहिए। ठीक है, कि क्या करेंगे फोड़ के? फोड़ते हो तुम पटाखे? हाँ, तो बहुत लोग मतलब मिलते हैं, भाई ना तुम फोड़ते, तुम फोड़ दियो? हाँ, मैं तो फोड़ती है, मिल गई अकेली, मैं नहीं फोड़ता, वो बाहर बैठा हुआ है वो नहीं करता। तो खैर मतलब मिल जाते हैं काफी, तो उसकी डिमांड कम है ना, कम ही तो है। ये देखो 4 में से बस एक ही की डिमांड है, तो कम है, तो अकॉर्डिंगली सप्लाई भी कम रहती है, तो उससे सरकार को कोई खास नुकसान होता नहीं है। तो मेन मुद्दे की बात जो मैं कह रहा था कि इलीगल कॉन्ट्रैक्ट नाम की भी टर्म बन तो सकती है, कि भाई आज हमने कॉन्ट्रैक्ट किया है अल्कोहल रिलेटेड प्रोडक्ट का, वो वैलिड बन गया, कल को सरकार ने आके बोल दिया कि वो तो बंद कर दिया जी हमने, तो फिर वो इलीगल बन जाएगा। तो तब क्या इलीगल एग्रीमेंट कहेंगे? नहीं, तब तो इलीगल कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट बन तो चुका था। बट हाँ, आम सर्कमटेंसेस में, अब मैं बात करता हूँ आम सर्कमटेंस में, क्योंकि ऐसी कितनी ही चांसेस होने वाले हैं कि हम किसी वैलिड प्रोडक्ट का कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं और बाद में कल को मोदी जी आके उसे इलीगल कर देंगे। तो कितने ही चांस है, बहुत कम चांस है। तो यही कारण है कि आमतौर पर तो भाई इलीगल एग्रीमेंट ही वर्ड है। और इलीगल एग्रीमेंट कौन से वाले एग्रीमेंट होने वाले हैं? ऐसे एग्रीमेंट जिसका पर्पस, जिसका ऑब्जेक्ट फोरबिडन बाय लॉ हो। फोरबिडन, फोरबिडन मतलब करना अलाउड ही नहीं है, करना अलाउड नहीं है, फोरबिडन बाय लॉ है, लॉ के द्वारा करना मना है। किसी की हत्या करना, किसी को धमकी देना, किसी को बर्बाद करने की धमकी देना, इस तरह की जितनी भी चीजें हैं सबकी सब फोरबिडन बाय लॉ हैं। और मैक्सिमम बातें कहां लिखी हैं? आईपीसी के अंदर, इंडियन पिनल कोड के अंदर, जिसके अंदर सभी की सभी क्रिमिनल धाराएं लिखी हुई हैं। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट तो क्या होने वाला है, जो एक जमाने पहले वैलिड था, एक जमाने पहले वैलिड था, लेकिन बाद में चलकर किसी कारण से वॉइड बन गया। क्या कारण हो सकता है? कारण, सबसे बड़ा कारण तो वही है, सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी ऑफ इन परफॉर्मेंस। कि घर बेचने का किया था कॉन्ट्रैक्ट, बाद में घर ही जल गया, तो कैसे करोगे परफॉर्म? तो या बाकी देखो सब्सिक्वेंट, ये जो मैं वर्ड बोल रहा हूं सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी, कि पहले था पॉसिबल बाद में इम्पॉसिबल हो गया। कारण कुछ भी हो सकता है कि कॉन्ट्रैक्ट का सब्जेक्ट मैटर बर्बाद हो गया, घर ही जल गया, घर ही बर्बाद हो गया, या पार्टी ही नहीं है इस दुनिया में। ये भी तो हो सकता है। ठीक है। हालांकि हालांकि वैसे क्या लगता है आप लोगों को, अगर मिस्टर ए मिस्टर बी के बीच में एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हुआ जिसमें मिस्टर ए ने कहा कि मैं अपना घर बेच दूंगा 1 महीने बाद, और मिस्टर बी ने एग्री कर लिया, और 1 महीने के बीच में ही मिस्टर ए की मृत्यु हो जाती है, उसकी डेथ हो जाती है, तो क्या अब उसके घर वाले भी बाध्य होंगे कि अब तो वाकई में घर बेचना ही पड़ेगा? तो क्या होंगे या नहीं होंगे? तो हाँ होंगे, ध्यान रखिएगा, होंगे, बिल्कुल होंगे। उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को सारे बेनिफिट्स मिलते हैं ना मिस्टर ए के, मिस्टर ए की जितनी जमीन जायदाद ये वो फलाना ढिंकाना सारे एसेट्स मिलते हैं ना। तो जब सारे एसेट्स मिलेंगे तो लायबिलिटी भी तो मिलेंगी। और लायबिलिटीज का मतलब क्या होता है? क्या लायबिलिटी का मतलब सिर्फ वो होता है कि हाँ आपने बैंक से लोन लिया हुआ है तो आपको चुकाना पड़ेगा? भैया लायबिलिटी का मतलब वो तो है ही है, लायबिलिटी का मतलब वादा भी है। जो वादे किए हैं वो वादे भी निभाने पड़ेंगे आपको। तो ऑब्वियस सी बात है, जो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको वो सारे काम करने पड़ेंगे जो मिस्टर ए अपनी मृत्यु से पहले वादे कर करके गए थे। ठीक है जी, ध्यान रखिएगा। तो इस तरह की सिचुएशन में क्या कॉन्ट्रैक्ट वॉइड बन जाता है? नहीं, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड नहीं बनेगा, वैलिड ही रहेगा। हालांकि कभी कभी बन जाता है वॉइड, पर्सन की डेथ होने पर। कब बन जाता है? सपोज करो मिस्टर ए जो कि है वो कोई सिंगर है,
वो कोई गायक है, वो कोई सिंगर है, उसने कहा था मैं 1 महीने बाद आऊंगा आपके थिएटर में परफॉर्मेंस दूंगा, गाना गा के दिखाऊंगा, 1 महीने से पहले ही डेथ हो गई। अब क्या उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव पे जिम्मेदारी है कि अब उसके बजाय वो गाना गाएंगे? ये तो एक सर्विस है, ये तो एक सर्विस है, ये कोई प्रोडक्ट का तो कॉन्ट्रैक्ट था नहीं। तो देखो लॉ काफी सेंसेबल मैनर में चलता है, तो यही तो एक सर्विस है भाई। गाना वो कैसे गाएंगे? नहीं आता होगा गाना, फटा बांस गाएंगे वो, क्या होगा फिर? तो दिक्कत हो जाएगी। गाना गाना हुआ, डांस करना हुआ, पेंटिंग करना हुआ कि मैं आपके लिए एक स्कल्पचर बनाऊंगा, कोई मूर्ति बनाऊंगा, कोई पेंटिंग करके दूंगा, ये सब पर्सनल स्किल्स हैं, वो उस पर्सन के साथ थी और पर्सन के बाद नहीं है। तो वो कॉन्ट्रैक्ट तभी के तभी खत्म हो जाता है, सब्सिक्वेंट इंपॉसिबिलिटी आ जाती है आपकी। तो तब इस तरह की स्थिति में एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट जो बड़ा अच्छा था, बड़ा बेहतर था, आगे चलकर इनवैलिड बन जाता है। तो ऐसे करके बातें, ये क्या है? वोएडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वोएडेबल, वोएडेबल शब्द से क्या समझ में आ रहा है? कुछ चीजें होती हैं जिनका शब्द से अर्थ निकालेंगे तो बड़ा अच्छा निकल के आ जाता है। तो वोएडेबल, एबल का मतलब कर सकता है, एबल का मतलब हो सकता है, तो वोइडेबल जो वोइड हो सकता है। ये क्या बातें चल रही है पता है? कौन सी बातें चल रही है? ये चल रही हैं ये वाली बात। कौन सी वाली बात? ये वाली बात जो हमने यहां पढ़ी थी, यहां पढ़ी थी प्री कंसेंट के अंदर, कि प्री कंसेंट अगर नहीं होगी, आपकी कनपटी पे बंदूक रखी जाएगी, कोर्जन एक्सरसाइज किया जाएगा, या अंडी इन्फ्लुएंस, फादर ने सन का फायदा उठा लिया, या किसी तरह का फ्रॉड या मिस रिप्रेजेंटेशन, तो जो दुखित पार्टी होगी उसको ऑप्शन दे दिया जाएगा कि आपकी मर्जी है इस वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड रखना है या वॉइड बनाना है। बना सकते हो, वॉइडेबल बन चुका है ये, तो बना सकते हो, वैलिड रखना है वैलिड रखो। तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट टेक्निकली वैलिड ही होते हैं, बट वॉइड भी हो सकते हैं एट द ऑप्शन ऑफ एग्रीव्ड पार्टी। तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट ये चीजें हैं। ठीक है जी, ओके। तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में अगर कुछ लिखें तो इसके बारे में हम लिख सकते हैं क्या, कि ये वॉइड हो सकते हैं एट दी, यानी है नहीं वॉइड, वॉइड हो सकते हैं एट दी ऑप्शन। और किसके ऑप्शन? एट दी ऑप्शन ऑफ एग्रीव्ड पार्टी, जो दुखित पार्टी होगी उसके ऑप्शन पर ये हो सकते हैं। ठीक है जी, ओके। देन जरा आराम से इनकी एक बार जरा रीडिंग कर लेते हैं और बस इसी के साथ में आज की बात यहीं खत्म कर देंगे। आओ जरा देखते हैं। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो बाइंडिंग है, एनफोर्सेबल है, पूरी तरह से वैलिड है, जिसमें सारे एसेंशियल एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं। काफी ज्यादा आसान सी बात। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट जो था कॉन्ट्रैक्ट, पहली बात जो था कॉन्ट्रैक्ट, एक कॉन्ट्रैक्ट, बातों की शुरुआत ही किससे की है? डेफिनेशन की शुरुआत ही किससे की है? एक कॉन्ट्रैक्ट। ये कॉन्ट्रैक्ट था, लेकिन आगे चलकर जो इसमें राइट्स थे वो बाद में नहीं रहे। तो इस चीज को लिखा गया है कैसे, कि वो पहले कॉन्ट्रैक्ट था, पहले वो एनफोर्सेबल था, पहले वो बाइंडिंग था, बट बाद में सीजेस टू बी एनफोर्सेबल। सीज का मतलब क्या होता है? बंद जाना, बंद हो जाना, रुक जाना। तो आगे लिखा हुआ है विच सीजेस टू बी एनफोर्सेबल बाय लॉ। क्यों? क्योंकि ये वॉइड हो गया। व्हेन इट सीजेस टू बी एनफोर्सेबल, तो एनफोर्सेबल होना, बंद हो जाना। कारण, कारण क्या रहता है? कारण जो मैं बोल रहा था, सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, एक मेन कारण यही है, कुछ और भी बन जाते हैं कई बार। तो पहले ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था, कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेस टू बी एनफोर्सेबल, अब बंद हो जाएगा, रुक जाएगा, अब नहीं एनफोर्स हो पाएगा। तो अब तो क्योंकि वॉइड बन चुका है, तो ऐसे करके तो जरूर ध्यान से देख लीजिएगा। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट जो वॉइड हो सकते हैं, तो एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ, जो वैलिड है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर पार्टीज। अब जो दुखित पार्टी है वो एक ही हो, जरूरी तो नहीं है, तो एक से ज्यादा भी हो सकती हैं। तो एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ, तो ये है तो वैलिड ही, यानी टेक्निकली वॉइडेबल कोई वॉइड हुआ नहीं है तो वैलिड ही। अब ये वैलिड रहेगा या वॉइड बनेगा, ये ऑप्शन ही दे दिया जाता है एग्रीड पार्टी को। तो एट दी वन और मोर पार्टी देयर टू, बट नॉट एट दी ऑप्शन ऑफ अदर या अदर्स। यानी बोट नॉट एट दी ऑप्शन का क्या मतलब, कि दूसरी वाली पार्टी को ऑप्शन नहीं देंगे। वो तो वैसी विलेन है, कनपट्टी पे बंदूक रखी थी उसने, उसको क्यों ऑप्शन देंगे? तो बट नॉट एट दी ऑप्शन ऑफ अदर और अदर्स, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को आप वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट पुकार देते हैं। और बाकी इन्होंने लिखा हुआ है कि आमतौर पे कब होता है वॉइडेबल, तो जब ये कंसेंट वाली बातें होती हैं, कोर्जन हुआ, अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ, मिस्टेक, मिसरिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड हुआ, तो तब हो जाते हैं वॉइडेबल। कुछ एक और सिचुएशन में भी हो जाते हैं, वो सब बाद में ही देखते हैं। इसके अलावा इलीगल कॉन्ट्रैक्ट,
इलीगल कॉन्ट्रैक्ट लिख दिया, कॉन्ट्रैक्ट बताओ, वहां पर लिखा हुआ था इलीगल एग्रीमेंट, यहां पर लिख दिया इलीगल कॉन्ट्रैक्ट। तो अब यहां पर तो ये बात कह रहे हैं कि ये एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो कि लॉ करने को मना कर रहा है। अब इन्होंने ये वर्ड लिख दिया है, तो इस बात का मतलब यही होगा जो हमने अल्कोहल वाला एग्जांपल लिया था कि पहले एक वैलिड रहा होगा, बाद में सरकार के मना कर देने की वजह से ये एक इलीगल करार दे दिया गया होगा। और देखो इलीगल वाली बातों को काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट बनाने के लिए, एकदम काफी हार्श बनाने के लिए इन्होंने क्या लिखा, इन्होंने लिखा कि ऑल इलीगल एग्रीमेंट आर वॉइड बट, ये वाली बात तो नॉर्मल है, ये वाली, द कोर्ट विल नॉट एनफोर्स, कोर्ट बिल्कुल एनफोर्स नहीं करेगा उस तरह के कॉन्ट्रैक्ट को, और बल्कि उससे कनेक्टेड कॉन्ट्रैक्ट को, उससे मिलते जुलते इंसिडेंट छोटे मोटे कोई और भी बातचीत है आप लोगों की, वो सबको इलीगल बोल देंगे। तो इलीगल कॉन्ट्रैक्ट को काफी हार्श और स्ट्रिक्ट बनाने के लिए बोल दिया कि इलीगल कॉन्ट्रैक्ट और उससे जुड़े हुए सभी कॉन्ट्रैक्ट सभी के सभी इलीगल डिक्लेयर कर दिए जाएंगे। हालांकि ये वाली लाइन क्या समझ में आती है हमें कि ऑल इलीगल एग्रीमेंट आर वॉइड, जितने भी इलीगल एग्रीमेंट हैं वो तो भैया वॉइड हैं आपके, बट सभी वॉइड एग्रीमेंट तो जरूरी नहीं है कि इलीगल ही हो। ये तो बात समझ में आती होगी कि ऑल इलीगल एग्रीमेंट वो तो वॉइड हैं, इनवैलिड हैं, बट सभी इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट इलीगल हो वो तो जरूरी नहीं है, क्योंकि इनवैलिड वॉइड एग्रीमेंट तो और दूसरे कारणों से भी हो सकते हैं। किन कारणों से? मीनिंग सर्टेन ना हो, पार्टी कैपेबल ना हो, या हाँ ठीक है, तो मतलब ये सारे कारण बनाए जा सकते हैं। ठीक है जी, ओके। देन इसके बाद में देन इसके बाद में ये तो ठीक है, बाद में पढ़ेंगे, और ये बाद वाला आप पढ़ेंगे तो ये तो आ जाएगा समझ में, एग्जीक्यूटेड एग्जीक्यूटरी, क्योंकि ये तो आसान ही है। एग्जीक्यूटेड मतलब जो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है, एग्जीक्यूटरी मतलब जो पेंडिंग है, जिसके दो हिस्से हैं, यूनिलैटरल और बायलैटरल। जो एक तरफ से पेंडिंग है वो यूनिलैटरल, जो दोनों पार्टीज की तरफ से पेंडिंग है वो बायलैटरल। तो अब इतनी रीडिंग कर लेंगे तो बात समझ में आ जाएगी। तो देखो ये आज की क्लास के अंदर ये जितनी भी बातें की हैं हम लोगों ने, अब इनकी डेफिनेशन हाँ, डेफिनेशन और बढ़ गई हैं। ठीक है जी, तो डेफिनेशन जरूर याद कर लें। ऑब्वियसली कम कम ही है, छोटी छोटी ही है, लाइक एक डेढ़ लाइन की, डेढ़ दो लाइन की डेफिनेशन ही है, लेकिन इनको याद जरूर कर लें, इनको घर पर जाकर राइटिंग प्रैक्टिस जरूर कर लें, और कोशिश करें कि बार बार लिख के देखें, कम से कम 2 या 3 बार लिख लिख के देखें। ये जितने भी टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की हमने आज की क्लास में बात की थी, ऑब्वियसली जो उससे पहले हमने एसेंशियल एलिमेंट को अंदर से रीड किया था वो लिख के देखने की जरूरत नहीं है, वो आप सिर्फ अंडरस्टैंड कर लें, रीड जरूर कर लें। जो थोड़े बहुत कीवर्ड्स हम लोगों ने आज पढ़े हैं, सोचे हैं, समझे हैं, उनको सिर्फ रीड कर लें जिससे माइंड के अंदर रिकॉल हो जाए। बट ठीक है, याद करने की जरूरत नहीं है। याद क्या करना है जी? डेफिनेशन याद करनी है, जरूर करनी है। और वही चीज कि अगर आज का काम आज नहीं करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है जी, क्योंकि ऑब्वियसली कल तो कुछ और ही करेंगे हम, तो आज का काम आज ही करना है। ठीक है भैया, सही है, तो डन। ठीक है जी।